माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष, श्रीमती अनीता बदेल। प्रश्न संख्या 166। 1 जी हाँ, 2 जी हाँ, 3 जी हाँ। उक्त भवन को खाली कराने के उक्त भवन को खाली कराए जाने के संबंध में विभागीय स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक CID विदेश शाखा जोन अजमेर ने सूचित किया है कि राज्य सरकार नगर निगम अजमेर द्वारा आवंटित भूमि पर भवन निर्माण, जिसके लिए बजट आवंटित किया जा चुका है, पूर्ण होने तक उक्त भवन खाली किया जाना संभव नहीं है। इसमें लगभग 1 वर्ष का समय लगने की संभावना है। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से ये मैं जानना चाहूँगी कि क्या ये भवन जो स्मारक के लिए पैसा स्वीकृत किया गया है, स्मारक की रिपेयर के लिए और रखरखाव के लिए, वो पैसा 1 साल तक क्या ऐसे ही रखा रहेगा क्या? जब तक ये भवन खाली नहीं होगा तब तक वो पैसा लैप्स तो नहीं होगा? पहला। दूसरा मेरा प्रश्न है कि अजमेर पर्यटन विभाग की ओर से एक मेगा प्रोजेक्ट बना करके केंद्र सरकार को उसकी स्वीकृति के लिए भेजा गया था। क्या राज्य सरकार को उसकी स्वीकृति की सूचना मिल चुकी है? यदि स्वीकृति मिली है तो उस प्रोजेक्ट के तहत क्या क्या कार्य कराए जाएंगे और कितने लाख रुपए की स्वीकृति आई है? दूसरा क्वेश्चन। तीसरा प्रश्न मेरा यह है कि अजमेर के समस्त पर्यटक स्थलों तक पर्यटकों को ले जाने के लिए उनको सुविधा हो, इसलिए एक सिटी ट्रांसपोर्टेशन का प्रोजेक्ट तैयार किया गया था। वो प्रोजेक्ट किस स्तर पर लंबित है और कब तक उस प्रोजेक्ट को प्रारंभ कर दिया जाएगा? माननीय अध्यक्ष महोदय, अकबरी किला प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है और इतिहास के पन्नों में इस अकबरी किले की बहुत ही अहमियत है। ये किला 1570 में बनवाया गया था और उस वक्त रानी एलिजाबेथ ने मुगल कोर्ट में, अब मैं पहले वो बैठ जाऊं, मतलब आज किस हाल में तो आ रही हूं ना। मुगल कोर्ट आपको बताना चाहती हूँ कि उसकी अहमियत क्या है। जब अहमियत हम समझेंगे, कदरे गौहर जानता है कोई शाह या जौहरी, हर बशर ने पाया नहीं मर्तबा पहचान का। आप जब तक इसकी कदर नहीं समझेंगे तब तक इसको ठीक कराने की भी बात नहीं होगी। तो मैं ये बताना चाहती थी कि क्वीन एलिजाबेथ ने अपने नुमाइंदे के रूप में सर थॉमस रो को मुगल कोर्ट में एम्बेसडर अपॉइंट किया था और जब भी शहंशाह अकबर अजमेर शरीफ तशरीफ लाते थे तो वो यहीं पे ठहरा करते थे। लेकिन इसकी अहमियत और भी है कि ख़ास तौर से सर थॉमस रो जब शहंशाह जहांगीर से ट्रेडिंग के बारे में बात करने जाते थे तो इसी किले के अंदर वो बातचीत होती थी। और एक इतिहास के पन्नों में ये भी लिखा हुआ है कि एक बार ऐसा भी वाक़या आया था कि एक कोई झरोखा है, उस झरोखे के अंदर थॉमस रो सीढ़ी से चढ़ करके शहंशाह अकबर से मिले थे। तो इस वजह से इस किले की अहमियत बहुत है और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए काम स्वीकृत हुए थे। 2006 से लेकर 2009 तक 1,01,80,000 के कार्य हुए। हालांकि जो प्रपोजल था, जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई गई थी वो 3 करोड़ के करीब थी, लेकिन इसमें करीब 1.25 करोड़ का 1.5 करोड़ का काम हुआ। माननीय सदस्य ने पूछा है कि जो पैसा है वो लैप्स तो नहीं हो गया? जी नहीं, टेंडर जरूर हो गए थे। टेंडर लैप्स हो गया क्योंकि आचार संहिता लग गई और एक HH हाई लेवल कमेटी होती है जिसमें ये अप्रूवल होती है, उससे अप्रूवल नहीं मिली, इसलिए टेंडर लैप्स हुआ, लेकिन पैसा माननीय सदस्य लैप्स नहीं हुआ। तो इसमें करीब 95 लाख के जीर्णोद्धार कार्य हुए
जिसमें परियोजना रिपोर्ट के ऊपर पैसा लगा, विद्युत के कार्य हुए, सीलन व नमी को रोकने के लिए कार्य किए गए थे। प्रायोरिटाइज कर लिया गया था कि 3 करोड़ में से जो जो निहायती जरूरी है उनको पहले ले लिया जाएगा। अब आती है जो CID का दफ्तर इस किले के अंदर मौजूद है। यातायात पुलिस का भी था जिसे खाली करवा लिया गया है। CPWD का एक गोदाम जो एबेंडन पड़ा है वो अभी वहाँ पे है, और पुरानी तहसील तो थी, खाली करवा करके उसमें म्यूजियम बन गया है, और एक नगर पालिका का कचरा डिपो भी वहाँ पे है। माननीय सदस्य की जो चिंता है वो वाजिब है और इसे खाली कराना बहुत ज़रूरी है। मैंने कल ही ये क्वेश्चन आने के बाद कलेक्टर अजमेर से बात की है और उनसे भी मैंने रिक्वेस्ट की है कि वो शीघ्र ही निर्देश दिए हैं कि अपने CO को वहाँ भेजें और पूरी वस्तुस्थिति की जानकारी लेकर के पहले तो मुझे बताएं। अब हमारे मुगल आजम भी यहाँ बैठे हुए हैं, माननीय गृह मंत्री जी, इनसे भी मैं बात करके और शीघ्र ही मुगल आजम, तो इनसे भी मैं रिक्वेस्ट करके 31 लाख के करीब पैसा स्वीकृत हो चुका है CID के ऑफिस का। नगर निगम में ज़मीन फ्री में दे दी है, पास में ही है, तो उसके लिए भी मैंने DG पुलिस से बात की है कि उसको भी वो शीघ्र खाली कराने का कार्य करें। तीसरा, आपका जो कचरा डिपो भी खाली कराने की हम लोगों की। तीसरा, जो आपने मेगा प्रोजेक्ट माननीय सदस्य के बारे में पूछा है कि जब मैंने मेरा कार्यभार, सब कुछ मुगल आजम, कचरा भी मुगल आजम के पास, सर्वगुण संपन्न। मुगल आजम अनारकली का चर्चा यहाँ ज्यादा नहीं करनी आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अजमेर से आने वाली माननीय सदस्य ने मेगा प्रोजेक्ट, फूल कहो तो अध्यक्ष महोदय समझ में आता है, अनार का फूल कहो तो समझ, कली अब नहीं है। अजमेर पुष्कर टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में जो मेगा प्रोजेक्ट था, मेरे कार्यभार ग्रहण करने के बाद मैं स्वयं अंबिका सोनी जी से मिली थी और उन्होंने, मुझे खुशी है कि उसी वक्त उस पैसे को की स्वीकृति जो एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन है वो दे दी है। करीब 10 करोड़ 70 लाख स्वीकृत हो गए हैं, जिसमें अकबर फोर्ट के रेस्टोरेशन के लिए 486.70 खर्च होगा, 1.80 लाइट एंड साउंड भी काम करवाया जाएगा, 17.96 लाख जन सुविधाएं अजमेर के लिए खर्च होगा, 65.08 किंग एडवर्ड मेमोरियल में डेवलपमेंटल काम के लिए या स्वागत केंद्र के लिए हम खर्च करेंगे, 9.93 राम प्रकाश घाट जो है उसके ऊपर खर्च किया जाएगा। 250 लाख एक अजय पाल टेम्पल कॉम्प्लेक्स है जंगल में, लेकिन उसमें फॉरेस्ट की स्वीकृति हमें चाहिए होगी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लिख दिया गया है, वन विभाग हमसे डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट मांग रहा है, वो हम शीघ्र ही उनको भिजवा करके और जितनी शीघ्र हो ये सब कार्य हम करवाने का प्रयास करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने एक प्रश्न और पूछा था, सिटी ट्रांसपोर्टेशन। माननीय अध्यक्ष जी, एक इससे जुड़ा हुआ प्रश्न है, यदि हम इन पे करोड़ों रुपया खर्च कर दें और पर्यटक को ना मालूम हो कि वहाँ देखने लायक कोई स्थान है, वहाँ ले जाने के लिए कोई सुविधा नहीं हो, तो वो पैसा हमारा व्यर्थ ही जाएगा। इसलिए मैं निवेदन कर रही हूँ, पिछले साल में अजमेर जिला प्रशासन ने एक सिटी ट्रांसपोर्टेशन के नाम से एक प्रोजेक्ट बनाया था और वो प्रोजेक्ट भी राज्य सरकार के स्तर पर लंबित है। तो वो मैं पूछना चाहती हूँ कि यदि वो निजी ट्रांसपोर्टेशन को जो अगर से सुविधा दे देते हैं, निजी बस संचालकों को सुविधा दे देते हैं, तो वहाँ तक हम पर्यटकों को ले जा सकते हैं और हमारी आय भी बढ़ सकती है। इसलिए निवेदन करना चाह रही हूँ कि उसको कब तक आप स्वीकृति दे देंगे। एक जो आपने बताया है एक के बाद फिर दूसरी बात आ गई, सारी चीज करीब करीब क्लियर हो गई है, ट्रांसपोर्ट की बात और क्लियर कर देते हैं। नहीं, एक इसी से जो आपने जो उत्तर दिया है उसी से संबंधित एक क्वेश्चन और है। अजय पाल के लिए आपने बताया कि 2 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं, तो क्या केंद्र सरकार से उस स्वीकृति के साथ में कोई कंडीशन भी डाली है क्या? माननीय मंत्री महोदय का ध्यान चाहूंगी। अजमेर के लिए माननीय मंत्री महोदय, अजय पाल के लिए जो 2 करोड़ रुपए की राशि आपने बताई है, वो 2 करोड़ की राशि खर्च करने के लिए क्या केंद्र सरकार ने कोई कंडीशन डाली है क्या? यदि वो कंडीशन डाली है तो उस कंडीशन को हम कब तक फुलफिल कर देंगे, कब तक हम उस कंडीशन को पूरा कर देंगे, ये और बता दीजिए।
माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने पिछली सरकार की घोषणा, और पिछली सरकार में तो ऐसे वो पुलंदा काफी बड़ा है जो घोषणाएं हो गई थी लेकिन काम हुए नहीं, और सिर्फ उनको मैं दिखवा लूंगी कि उस पुलंदे में ये कहाँ पड़ी है। लेकिन मैं आपको सूचित करना चाहती हूँ की बात नहीं कर रही जवाहरलाल जवाब सुनिए। JNURM उसके तहत करीब 35 बसें आने की एक योजना है जो कि खरीदने का ऑर्डर दे दिया गया है, जिनको कि पर्यटकों की और लोगों की सुविधा के लिए शीघ्र ही सड़क के ऊपर भेज दिया जाएगा। थैंक यू। चर्चा समाप्त। श्री बंशीधर खंडेला। प्रश्न संख्या 167। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से खंड 1, राज्य में सहकारी बैंकों के चुनाव राजस्थान राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा करवाए जाते हैं। राजस्थान राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों एवं केंद्रीय सहकारी बैंकों के निर्वाचन हेतु एक निर्वाचन कार्यक्रम जारी किया है, जिसके अनुसार उक्त बैंकों के निर्वाचन दिनांक 17/8/2009 से 30/9/2009 तक संपन्न कराए जाएंगे। खंड 2, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड में दिनांक 18/10/5 से दिनांक 31/12/7 तक रहे पूर्णकालिक प्रशासकों पर औसत वार्षिक व्यय ₹7.89 लाख तथा राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड में विगत 3 वर्षों में रहे पूर्णकालिक प्रशासक पर औसत वार्षिक व्यय 11.92 लाख आया है। शीर्ष स्तर के उक्त बैंकों में व्यावसायिक दक्षता तथा कार्यक्षमता बढ़ाने की दृष्टि से पूर्णकालिक प्रशासक नियुक्त किया जाना उचित समझा गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय जानना चाहूँगा, क्या पूर्णकालीन प्रशासक लगाने से रिकवरी में कितना % बढ़ा है या बैंक को और क्या सुविधा मिली है? माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने अपने जवाब में कहा, कार्य की दक्षता, बैंकों की रिकवरी ठीक हुई है, कामकाज में सुधार आया है पूर्ण प्रशासक से, इसलिए इसमें कोई जो भी लगाया जो ठीक ही समझा रहा है सरकार ने। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात पूछना चाहूँगा मैं, केंद्र सरकार ने जो ऋण माफ किए थे किसानों के, उनमें से केवल मेरे प्रश्न पूछने के बाद भी माननीय अध्यक्ष महोदय किसानों को ऋण दिया गया है, जब तक आप तक क्यों नहीं दिया गया? इस संबंध में सरकार की मनाही थी या संबंधित अधिकारी की मनमानी थी? केवल 20 दिन के अंदर अंदर ऋण दिया गया, पहले आज तक एक ऋण भी नहीं दिया सीकर जिले में। अध्यक्ष महोदय का अलग से सवाल है, अलग प्रश्न है, इससे संबंध नहीं रखता, इससे संबंध नहीं रखता। संबंधित विभाग से तो बहुत चीजें संबंधित होती है, पर ये पर्टिकुलर बैंक से किसानों को संबंधित जो ऋण नहीं प्रश्न देना, है। अध्यक्ष महोदय, किसानों को ऋण नहीं देना, हमारे माननीय सदस्य के प्रश्न लगने के बाद जब जवाब तैयार होने गया होगा तब वहाँ पर दिए हैं ऋण। इस प्रश्न का जवाब ही नहीं आ रहा जो पूछा गया है, तो प्रश्न ही अलग है। बैठिए बैठिए ऐसे बैठिए महोदय, तो प्रश्न ही अलग है। अध्यक्ष महोदय, सप्लीमेंट्री पूछा गया है, उसका मूल प्रश्न से कोई संबंध नहीं है। आपकी सरकार के समय ऋण माफी वालों को एक को भी ऋण नहीं दिया था। जो ऋण माफी का अभी हमने घोषणा की है, हमारी नई सरकार आने के बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सबको ऋण देंगे, उसके बाद ही ऋण देना शुरू किया। आपके समय केवल 20 दिन में ऋण देना चालू किया है, वो भी प्रश्न पूछने के बाद में। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार की जो आपने बात की है, जो ऋण माफी हुई है वो केवल माननीय सदस्य, ऋण माफी का प्रश्न से संबंध ही नहीं है। आप प्रश्न तो पढ़ें तो सही एक बार। महोदय, जब माननीय मंत्री महोदय ने ऋण माफी की बात कह दी तो नहीं, मैं अलाउ ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो मना कर रहा हूं। अधिकार हमारा है अध्यक्ष महोदय। अगला प्रश्न श्री हरि सिंह रावत। इन्होंने खुद ने ऋण माफी की बात करके सरकार पर आरोप जड़ा है, तो सवाल तो हम खड़ा कर सकते हैं अध्यक्ष महोदय। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय जानना चाहूंगा कि आपने किसानों को चर्चा समाप्त करें, ऋण वितरण किया है? प्रश्न ही अलग है। इनको जवाब नहीं देना था, इनको जवाब नहीं देना था। जब जवाब दे दिया तो जवाब नहीं दे रहे, मैं सम्मति हो गई। हरि सिंह जी, हरि सिंह जी 168 कृपया विराजे, कृपया विराजे। माननीय सदस्य, किया किसान को सूची में निकाला जाए, किसान को इसे सूची में निकाला जाए। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य विराजे, मंत्री जी जवाब दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का विधानसभा क्षेत्र, अरे किसानों को बताने वाला सबसे पहले तो स्पष्टीकरण
एक गलत शब्द आएगा, होता है? एक गलत शब्द आएगा उसको निकला दो। कह रहे हो ठीक ही कह रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा आशय ये नहीं था। मेरा और ईमानदार कौन है पहले ये तो बताओ। आपने की बात माननीय सदस्य माननीय सदस्य कृपया विराजे। ईमानदार आप कृपया विराजे। माननीय मंत्री जवाब दे रहे हैं, आप विराजिए। वो शब्द एक्सपेंड हो चुका है, विराजिए आप। राजस्व मंत्री जी नहीं ठहरिए, आप बैठिए, आप बैठिए प्लीज विराजे। एक्सपेंड हो गया, आपको पता ही नहीं है। किसान की कोई दो श्रेणी थोड़ी आप होती किस है? पर चर्चा कर रहे हो? आपको पता ही नहीं, जानकारी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, विधानसभा क्षेत्र भीम के पंचायत मुख्यालय भीम की बिल्ला नाम व चारागाह भूमियों में आबादी बसी हुई है, जिसमें कुल 359 परिवार जिनकी जनसंख्या 1414 है निवास कर रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा परिपत्र क्रमांक P9/6 राज/6/2001 दिनांक 11/1/2008 जारी किया जाकर 1/2/2000 तक शिवायचक एवं अन्य गैर मुमकिन राजस्व भूमियों पर बनाए गए आवास गृह एवं बाड़ों के नियमन आदेश जारी किए हैं। 500 वर्ग गज तक के आवास गृह एवं बाड़ों का नियमन तहसील द्वारा किए जाने का नियमों में प्रावधान है। राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक P9/6 राज/6/2000/17 दिनांक 23/10/2001 जारी कर ऐसी शिवायचक भूमियों जिन पर आवास गृह एवं बाड़े बनाकर अतिक्रमण कर लिया गया है को संबंधित ग्राम पंचायत को हस्तांतरित करने हेतु निर्देश जारी किए गए हैं। संबंधित ग्राम पंचायत से प्रस्ताव प्राप्त होने पर भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई की जाती है। राजस्थान टीनेंसी सरकारी नियम 1955 के नियम 7 में सारागाह भूमि को चारागाह से पृथक कर आबादी हेतु आरक्षित करने का प्रावधान है। चारागाह भूमि के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त होने पर तदनुसार कार्रवाई करने की नियमों में व्यवस्था है। इस प्रकार के प्रकरणों में जन सामान्य को राहत पहुंचाने हेतु राज्य सरकार एक विशेष अभियान चलाने का विचार रखती है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, ये जो आपने लिखा राज्य सरकार द्वारा परिपत्र क्रमांक P9/6 राज/6/2001 दिनांक 11/1/2008 जारी किया जाकर 1/2/2000 तक शिवाचक एवं अन्य गैर मुमकिन राजस्व भूमियों पर बनाए गए आवास गृह एवं बाड़ों को नियमन आदेश जारी किए हैं। 500 वर्ग गज तक के आवास गृहों एवं बाड़ों का नियमन तहसील द्वारा किए जाने का नियम में प्रावधान है। तो इसके अगस्त में कोई सरकार कोई वसूली करती है या मतलब क्या इनका ऐसे ही मतलब वो अलॉट करती है? एक तो ये स्पष्ट करे। दूसरा, अभी जितने भी ये जो बाड़े और जो अतिक्रमण कर रहे हैं, ये इसमें पूरा प्रशासन नीचे से लेकर ऊपर तक पुलिस तक इसमें सब मिली भगत है और इन लाखों करोड़ों की जमीनों पे इनमें कब्जा करवा रही है ताकि गवर्नमेंट को चुना लग रहा है। दूसरा क्वेश्चन ये एक इसी क्षेत्र में भीम बर्तू प्रशासन द्वारा ही कब्जे कराए जा रहे हैं और प्रशासन द्वारा हफ्ता वसूली की जा रही है। तो अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम में पूछना चाहता हूं कि सरकार क्या कब तक ये बाड़ों पे मतलब इसमें अपना अतिक्रमण करवा के वसूली करते हैं, इस पर कोई पाबंदी लगाने कोई प्रावधान है क्या? दूसरा, इसी प्रकार भीम पैलाडोल एक स्कूल के लिए जमीन आरक्षित करवाई थी, उस आरक्षित जमीन के ऊपर भी अतिक्रमण करवाकर आपके प्रशासन और पटवारी और आरआई द्वारा और हफ्ता वसूली कर दी गई। और उसको, जबकि मैंने कई बार बोला है कि साहब ये स्कूल के लिए जगह आरक्षित है, इसमें ये अतिक्रमण करें, इनको हटाओ। वहां जाते हैं, घूम के आ जाते हैं, शाम को जाते हैं, शराब और मीट की पार्टी खा के वापस चले आते हैं, साहब कुछ भी नहीं है। फिर एक बार हमने वापस दवा डाला तो एक दिन जेसीबी लेके गए और जेसीबी घुमा फिरा गया, अरे साहब आओ, वहीं वापस वो शराब की और मीट की पार्टी खाई, वापस चले। आज भी उसके बाद भी अध्यक्ष महोदय मैंने सब फोटोग्राफ मेरे पास, ये सब अतिक्रमण किए हुए। स्कूल की जमीन जहाँ बच्चों के स्कूल की जगह है वहां पे अतिक्रमण करना जा रहा है। और इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, एक और बहुत बड़ा स्कैंडल हो रहा है हमारे नेशनल हाईवे नंबर 8, वहां पे अभी राजकीय महाविद्यालय खुला है
और एसडीएम ऑफिस के लिए जमीन ऑलरेडी वहाँ जमीन, तो वहाँ पे अभी कुछ हमारे कांग्रेसी जो नेता है, जो पूर्व विधायक भी है, उन्होंने एक टीम बना के गठित की है और उस टीम के माध्यम से, क्योंकि वहाँ आने वाला समय है कि वो जमीन करोड़ की होगी, तो वहाँ पे अध्यक्ष महोदय पूरा अतिक्रमण करवा दिया, जिसमें एक एक को मतलब उसको आप प्रश्न पूछे, इसका जवाब देंगे, भाषण नहीं। अध्यक्ष महोदय मतलब मेरा कहना मतलब वो कब्जा हटेगा या नहीं हटेगा, ये कब्जा जो है मैं थोड़ा इसमें विश्लेषण करना चाहता हूँ। ग्राम टोगी नेशनल लाइन नंबर 8 खसरा, केवल ग्राम पंचायत बिलानाम से संबंधित है आपका बिलानाम और चन्नोट जमीन, जो कि वैसे ही जमीन कम है, लेकिन उस पर अध्यक्ष महोदय पूरा अतिक्रमण करार का, जिसकी मैंने सीडी बनवा के मंगाई। मंत्री जो जवाब देने दें, प्रश्न बहुत लंबा हो जाएगा, जवाब नहीं दे पाएंगे, जवाब आ जाने दीजिए। तो क्या मंत्री महोदय उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने का कुछ व्यवस्था करती है, जो मैं टेबल करूंगा, आप देख सकते हैं सीडी में, कि करोड़ों रुपए की जमीन। जवाब आने दीजिए, फिर उतना जवाब नहीं दे पाएंगे। अन्य सदस्य ने अतिक्रमण कर कार्यों को हटाने के बारे में प्रश्न पूछा ही नहीं था। माननीय सदस्य ने तो जो बस्तियां इस भूमि पर बच गई थी, सिवाय चक या अन्य गैर मुमकिन राजस्व भूमियां उस पे जो बस गई है, उसको आबादी में परिवर्तन करने के बारे में पूछा है। और ये जो एक खाली करने के बारे में भी पूछा है जी, खाली कराने के बारे में भी पूछा है। नहीं, खाली कराने के बारे में प्रश्न में नहीं पूछा, नहीं पूछा। इन्होंने तो उसको पूछा, भूमि को आबादी में परिवर्तित करने का विचार रखती है। इन जो आबादी बस गई है सिवाय चक भूमि पर, उसको आबादी में परिवर्तन करने का विचार रखते हैं कि नहीं रखते, इसके बारे में मैं माननीय सदस्य को मैंने 1 फरवरी 2000 का जो सर्कुलर है राज्य सरकार का, उसका हवाला दिया। आपने भी अभी उसी ये सर्कुलर पूर्ववर्ती सरकार के समय जारी किया हुआ है, और पूर्ववर्ती सरकार के हाँ सरकार एक ही है, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद में हमने कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया है। ये आपकी सरकार के समय का जो निर्णय लिया हुआ है, उसी निर्णय की क्रियान्विति के लिए हमने कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए हैं। हम चाहते हैं कि जब सरकार ने एक तरफ निर्णय ले लिया है कि 1 फरवरी 2000 तक जो भी सिवाय चक या अन्य गैर मुमकिन जमीन पर बाड़े या आबादी बसी हुई है, आवास गृह या बाड़े, तो उनका नियमन तहसीलदार कर दें। ये व्यवस्था नियमों में है, इसके तहत हम कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा आपने स्कूल के बारे में बताया, जो जमीन स्कूल के लिए आरक्षित है, अगर यदि उस पर किसी ने अतिक्रमण किया है तो उस पर अतिक्रमण तत्काल हटवाने के लिए मैं अधिकारियों को आज ही निर्देश दे दूंगा। ये जानकारी आज ही मेरे ध्यान में ये बात लाई गई है, तो मैं अधिकारियों को आज ही निर्देश दे दूंगा, जो जमीन चाहे स्कूल ही नहीं किसी भी अन्य प्रयोजना आरक्षित है तो वो उसी काम में ली जाएगी, उसके अलावा दूसरे किसी काम में नहीं ली जा सकती। और कोई अतिक्रमण भी उस पर अगर करेगा तो उसका अतिक्रमण भी तत्काल हटाया जाएगा और वो उसी प्रयोजनार्थ रखी जाएगी। अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सवाल है, जो अतिक्रमणी जिन्होंने अतिक्रमण किया है, क्या अतिक्रमण हटाने के साथ साथ उनके ऊपर कोई अनुसार कार्रवाई भी की जाएगी ताकि और दूसरों पे प्रतिबंध लग सके? इस पे आप क्या क्या कहना चाहते हैं? मैंने आपको कहा 1 फरवरी 2000 तक के जो कब्जे हैं और 500 वर्ग गज तक के हैं, उनका तो नियमन करेंगे, उनको हम हटा नहीं सकते, क्योंकि जब न हमने ये सरकार ने निर्णय ले लिया तो अब एक तरफ तो ये निर्णय लिया हमने, दूसरी तरफ हम उनको हटाने की कार्रवाई नहीं कर सकते। और 500 वर्ग गज से ज्यादा अगर किसी का अतिक्रमण है तो उसको हम तत्काल बेदखल कर देंगे। तो अध्यक्ष महोदय, ये तो आपका प्रशासन खुद करवा रहा है, खुद 90 की बात कर रहे हैं, 90 में बोला आपका लेंगे केस, और उसके अंतर्गत अध्यक्ष महोदय हफ्ता वसूली की जा रही है। एक एक प्लॉट के ऊपर 50-50 हजार रुपए 2-2 लाख में वसूल करके तंत्र ले रहा है, और उसके बाद क्या बोलेगा, कुछ नहीं कर सकते। फिर इसका मेरा कहने मतलब इसका क्या अभिप्राय रहेगा? जो लाखों रुपए वसूली की जा रही है, जो करोड़ों रुपए की जमीन है, और उसके ऊपर बोले ठीक है, बोले 91 का मुकदमा कर लेंगे और बाद में देखेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है, उन अतिक्रमणों को हटाने के बाद उसके ऊपर कोई प्रशासनिक करने का नियमन करने को आज क्या है क्या? दूसरा, इसके अंदर अध्यक्ष महोदय पुलिस प्रशासन भी साथ में मिली हुई है, पुलिस प्रशासन और दोनों आपके राष्ट्रीय विभाग सब एक रास्ता नहीं करवा रहे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी से कुछ कार्रवाई करेंगे नहीं करेंगे, मुझे थोड़ा स्पष्ट करें। आपके माध्यम से मंत्री जी से मैं ये पूछना चाहूंगा
क्या गोचर भूमि जो लगातार 30-35 साल से लोगों के कब्जे में है और जिनका लगातार 91 और रसीद पटवारी के माध्यम से कटवाई जा रही है, इसी से संबंधित पूछ रहे हैं इसी संदर्भ में पूछ रहा हूं, क्या सरकार ऐसे गोचर भूमि को नियमन करना की मंशा रखती है? और अगर गोचर भूमि का अगर नियमन का प्रावधान नहीं है तो क्यों नहीं सरकार ऐसे लोग हैं जो लगभग 50-100 बीघा 200 बीघा गोचर की भूमि में अतिक्रमण करके आज उनकी खेती कर रहे हैं, जहां मतलब चारागाह है लोगों को मतलब पशु चराने के, पर ऐसे कोई गांव में ऐसे लोग हैं जो मतलब प्रभावशील लोग हैं जो अपने गोचर पर कब्जा कर रखा है, उनको क्यों नहीं हटवाने का आप प्रयास करते हैं? इसका जवाब मैंने इस नियम के अलावा तो उसको तत्काल हटा दिया जाएगा। गोचर भूमि पर कोई भी अतिक्रमण किसी प्रकार का है और जो इस नियम के तहत नियमन नहीं हो सकता, गोचर भूमि पर तो नियमन हो ही नहीं सकता। एक जगह इसमें गोचर भूमि सम्मिलित नहीं है, इसमें सिर्फ सिवाय गैर भूमि है। गोचर भूमि पर अगर कोई भी काबिज है वो अतिक्रमी है और अतिक्रमी है तो उसको तत्काल उसको हटाने की कार्रवाई की जाएगी। और कहीं अगर पर्टिकुलर मामला कहीं का कोई हो तो आप मुझे लिख करके दे दें, उस पर तत्काल मैं निर्देश दे दूंगा, तत्काल उस पर से अतिक्रमण हट जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी एक जगह कह रहे हैं कि मैं गोचर भूमि से बहुत जल्दी मतलब उसका अतिक्रमण हटा देंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप रेवेन्यू के केसेस जो ट्रेस पासेस अगर आप पूरे राजस्थान में अगर आप इसकी हिस्ट्री देखें तो लगभग 90% अतिक्रमण सब गोचर में है। पूरे राजस्थान की बात नहीं चल रही, लगभग मतलब प्रत्येक गांव में 200-300 से संबंधित 200-300 व्यक्ति का अतिक्रमण इस गोचर भूमि में। ये पूरे राजस्थान का है मैटर, पूरे राजस्थान का विषय। या तो सरकार इस गोचर भूमि का नियमन कर दे या उनको अतिक्रमण नहीं है उनको हटाया जाए। मंत्री जी जवाब नहीं दे पूछना चाहते हैं सरकार से, चर्चा समाप्त। गंभीर ये पूरे राजस्थान का मैटर है, राजस्थान का मैटर है। रघु शर्मा, माननीय अध्यक्ष महोदय, अतिक्रमण बहुत संवेदनशील विषय है, सारी राजस्थान की जनता से जुड़ी हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल एक प्रश्न एक विधानसभा क्षेत्र से था, ये राजस्थान से जुड़ा हुआ प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री ये केवल एक विधानसभा क्षेत्र का नहीं है। विधानसभा क्षेत्र केकड़ी में कुल 8,375 बीपीएल परिवार हैं। खंड 2 विधानसभा क्षेत्र केकड़ी में बीपीएल परिवारों की सूची में एपीएल परिवार का नाम अंकित नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि विधानसभा क्षेत्र केकड़ी में जो परिवार वास्तविक बीपीएल के हकदार हैं, जो आपने नॉर्म्स बना रखे हैं, ऐसे कितने परिवार अभी और आपका विभाग मानता है कि वो बीपीएल के अंडर में आप नहीं ले पाए? क्या ये संख्या में वृद्धि करने का आपका इरादा है? दूसरा, स्टेट बीपीएल कितने हैं केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के अंदर? तीसरा मेरा प्रश्न है कि क्या विगत महीनों में आपके विभाग के द्वारा बीपीएल की सूची को दुरुस्त करने का कोई काम किया गया है? ये मुझे आप बता दें। माननीय अध्यक्ष जी, केकड़ी ही नहीं पूरे प्रदेश में जहाँ तक बीपीएल का प्रश्न है, 1997 के बाद दोबारा बीपीएल के सेंसस हुए और 2002 में बीपीएल की नई सूची लागू हुई। इस सूची को लागू होने के बाद आप कृपया जवाब सुनिए। इस सूची के लागू होने के बाद मंत्री जी प्रश्न केवल प्रश्न का विधानसभा तक सीमित रखें। प्रश्न का ही आप बिराजिए, मुझे भी महत्व का पता है, आप बिराजो। ये मंत्री जी 2002 में लागू नहीं हुई है, 2002 में सर्वे हुआ है और 2005 में लागू हुई है। आप देख लें। जवाब तो आने दीजिए। हर 5 वर्ष में बीपीएल का सर्वे केंद्र सरकार करवाती है। जो पहले सूची थी वो 1997 के सूची के अनुसार बीपीएल के परिवार को लाभान्वित किया जा रहा था। 2002 में सूची दोबारा सर्वे किया गया और जिसको आप लागू करने की बात कर रहे हैं 2005 की, वो लागू नहीं हो सकी थी क्योंकि उसके ऊपर कोर्ट से स्टे ले लिया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। उसकी वजह से काफ़ी लंबे समय तक 1997 की बीपीएल सूची को ही लाभान्वित किया जाता रहा। अब जहाँ तक इनका सवाल है कि इनकी संख्या तो मैंने बता दी कितने इनके लोग बाग बीपीएल से लाभान्वित हो रहे हैं केकड़ी में, मगर उसके बाद भी सरकार ने केंद्र सरकार ने जो है और सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित किए हैं कि बीपीएल की सूची के अंदर लगातार नाम जोड़े जा सकते हैं और हटाए जा सकते हैं और यह प्रक्रिया प्रदेश में चालू है।
जहां ये लोग बाग महसूस करते हैं कि जो आदमी बीपीएल की सूची में जोड़ा जाना चाहिए उसको जोड़ने की उसके पास जो है प्रोविजन है, एसडीएम के माध्यम से और कलेक्टर के माध्यम से उसको अपील करके उसको नाम जुड़ाए जा सकते हैं। और प्रदेश में लगभग 2 लाख से ऊपर नाम जुड़े हैं और नाम कटे भी हैं। आप चाहें तो मैं पूरी उसकी संख्या आपको बता दूं कि कितने नाम जुड़े हैं और कितने नाम कटे हैं, क्योंकि पहले जब 2002 की सूची के हिसाब से सूची तैयार करवाई गई थी तब एक सीमा थी, केंद्र सरकार ने 17.36 लाख परिवारों का चयन की हमारे पास सीमा रखी थी। मगर इस प्रोविजन के बाद जब उन्होंने व्यवस्था करी कि नाम जोड़े जा सकते हैं, प्रदेश में कुछ नाम कटे हैं और कुछ नाम जुड़े हैं और आज लगभग जो है इस सूची के अंदर 21 लाख से भी ज़्यादा लोगों को जो है बीपीएल की सूची के अंदर प्रदेश में है। और ये जो पूरे प्रदेश की जो हमारी परिवारों की संख्या है उसमें 30% परिवार इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्न कर। मंत्री जी ने मेरे प्रश्न का सही जवाब दिया नहीं। मैंने सीधा सवाल किया कि जो परिवार आपने बताए हैं वर्तमान में बीपीएल के, क्या सरकार मंशा रखती है कि और भी जो बीपीएल की श्रेणी में आते हैं परिवार उस विधानसभा क्षेत्र में, आप इस संख्या को बढ़ा सकते हैं या नहीं बढ़ा सकते? दूसरा, माननीय मंत्री महोदय, दूसरा, आपने सीधा जवाब दे दिया कि विधानसभा क्षेत्र केकड़ी में बीपीएल परिवारों की सूची में एपीएल परिवारों के नाम अंकित नहीं है। अब मैं इस सदन में माननीय मंत्री महोदय को ये चुनौती देता हूं कि हमारे यहाँ जब से मैं विधायक बना हूं ये बराबर प्रक्रिया चल रही है। माननीय, जब लास्ट में बीपीएल सूची को अंतिम रूप दिया गया उस वक्त माननीय मंत्री महोदय की जानकारी में अध्यक्ष महोदय लाना चाहता हूं कि बीपीएल के नॉर्म्स पहले तो इनको सब जगह सार्वजनिक रूप से लगाने चाहिए, लेकिन उसके बावजूद मोटे तौर पर यह माना जाता है कि ट्रैक्टर रखने वाला बीपीएल परिवार में नहीं आता है, मोटरसाइकिल रखने वाला बीपीएल परिवार में नहीं आता है। मेरा सीधा सवाल है मंत्री महोदय, जो वर्तमान में आपने जो सूची बताई है 8,375 की, क्या इस सूची में आप जिम्मेदारी के साथ कह सकते हैं कि एक भी आदमी ऐसा नहीं है जिसके पास ट्रैक्टर हो, जिसके पास मोटरसाइकिल हो, जिसकी आर्थिक स्थिति एक बीपीएल के परिवार से ज्यादा सुदृढ़ हो? अगर आप जिम्मेदारी के साथ कह सकते हैं तो आप बताइए सदन में। और दूसरा, स्टेट बीपीएल में कितने लोग आते हैं वो सूची आपने बताई, संख्या बताई नहीं। तीसरा, आपके अधिकारियों ने, क्योंकि आपने कहा कि बीपीएल, एक तरफ आप कह रहे हैं कि बीपीएल की एपीएल है ही नहीं कोई, तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर इसी सदन में आप कह रहे हैं कि ये कार्रवाई चल रही है। तो कार्रवाई तो जब चलती है जब गलत नामांकन हो जाता है। मंत्री जी का जवाब माननीय अध्यक्ष महोदय ये है कि एक तरफ मंत्री जी कह रहे हैं कि कोई एपीएल आदमी बीपीएल में नहीं है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि ये प्रक्रियाधीन है, तो जब किसको निकाला जा रहा फिर ये बताइए। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी से जुड़ा हुआ एक साथ ही आ जाए जवाब आने दीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने बहुत स्पष्ट कहा है कि बीपीएल सूची में इनके यहाँ एपीएल का कोई आदमी बीपीएल सूची में नहीं है। और ये इन्होंने दूसरा प्रश्न किया कि क्या मैं दावे के साथ ये बात कह सकता हूं कि बीपीएल के अंदर कोई ऐसे परिवार नहीं है जो उसके पात्रता नहीं रखते हैं। मेरी मान्यता यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना है कि इस प्रकार के लोग बाग इस सूची में आ जाते हैं और ये आप और हमारा कर्तव्य है कि जो लोग बाग इस सूची में नहीं आने चाहिए उनको हटाया जाए। फिर माननीय अध्यक्ष महोदय ये जवाब क्यों दिया? और दूसरी चीज, क्योंकि इस सूची में बहुत सारे लोग बाग जो वंचित रह गए, उसको हमारे जो सरकार ने घोषणा करी है कि जो 1997 की जो बीपीएल सूची है उसमें जो आदमी और इसके अंदर जो रह गए हैं उनको स्टेट बीपीएल सूची बनाकर वो प्रक्रियाधीन है, वो प्रोसेस ऑन है। और जहां तक इसका जो है नाम जोड़ने का और हटाने का है, वो तो आज भी नाम जोड़े जा सकते हैं और हटाए जा सकते हैं जिसकी पात्रता नहीं होगी। अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से ये जानना चाहता हूं कि जो लोग जिम्मेदार हैं इस चीज के, पहले तो ये किस अवधि में जुड़े गलत नाम और किन लोगों ने इन गलत नामों को जोड़ा? क्या जिम्मेदार लोगों को तय किया जाएगा जिम्मेदारी और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? ये जघन्य अपराध है उन बीपीएल परिवारों के साथ माननीय अध्यक्ष महोदय, जिनको हक दिया जाता है, सुविधाएं दी जाती है और उनके नाम पर सुविधा संपन्न लोग उन सुविधाओं का लाभ उठाते हैं। क्या सरकार उन अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने गलत लोगों को बीपीएल की श्रेणी में रखा, कौन सी अवधि में रखा, एक तो अवधि बताएं और क्या कार्रवाई करना चाहती है सरकार वो बताएं। अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष, नवदीप कुछ पूछ रही है। सामान्य अध्यक्ष जी, साथ में ही पूछ रहे। अध्यक्ष जी, एक मिनट जवाब। मैं आपके माध्यम से सदन का
ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ एक खबर पर। राजस्थान पत्रिका प्रश्न से संबंधित है क्या? पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन के तहत मैं कुछ कहना चाहती हूँ। बैठिए बैठिए, अभी नहीं। मेरा जवाब माननीय अध्यक्ष महोदय पूरा नहीं हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, आप एक अध्यक्ष महोदय जो रघु जी ने पूछा है उसी से संबंधित सवाल है, मैं एक साथ ही पूछ लेता हूँ। मेरा भी एक रघु जी ने जो कहा वाकई में ठीक कहा कि इनके एपीएल के लोग जो बीपीएल में जोड़े गए और उसके बावजूद राजनीतिक कारणों से यही हालत। मंत्री महोदय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी है और राज्य भर में जोड़े भी जाते हैं 28। ये हमारे सीकर जिले में है। 25/8/2006 को हमारे जुराठड़ा ग्राम पंचायत में एपीएल के ऐसे 20 लोग जिनके पास ट्रैक्टर है, 100 बीघा जमीन है, 2-2, 3-3 ट्यूबवेल है, और उसके बाद एसडीएम ने जांच कर ली, रिपोर्ट दे दी, उसके बावजूद भी बीपीएल की सुख सुविधाएं वो लोग ले रहे हैं। और जो वाकई में बीपीएल में आने चाहिए उनका बीपीएल सूची तो क्या स्टेट बीपीएल में भी नहीं है। मेरा निवेदन है कि क्या ऐसी रिपोर्टों को राज्य में हटाएंगे ना? जवाब आ रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं भी पूछने लगे छोटा सा। माननीय अध्यक्ष जी, आप भी पूछ लो। अध्यक्ष महोदय, बीपीएल परिवार की बात चल रही है, तो जो लोग करोड़पति हैं उनका नाम बीपीएल में है और जो लोग रोडपति हैं उनका नाम बीपीएल में नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय आपसे पूछना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, आपने एक मिनट, आप दिन भर बोलते रहते हो, मेरा नाम पुकार। अध्यक्ष महोदय, इनसे तो ये भी डरते हैं। राजेंद्र एक नाम। अध्यक्ष महोदय, मैं आप शेखावाटी से बिलोंग करते हो, श्री माधोपुर क्षेत्र से आते हो। मेरा क्षेत्र उदयपुर वाटी है। हमारे शेखावाटी क्षेत्र में मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर हजारों शेड्यूल कास्ट के परिवार जो भट्ठों के अंदर बंधुआ मजदूर के रूप में काम करते हैं, जुलाई के अंदर वो आते हैं, सितंबर के अंदर चले जाते हैं, और उन्होंने वो सारे के सारे परिवार बीपीएल की सभी शर्तें पूरी करते हैं। और उन परिवारों की स्वास्थ्य की हालत बेहद खराब है, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। वो लोग शेखावाटी के अंदर धोखा दे दिया। अरे बैठिए माननीय सदस्य, आप बैठिए। आप तो माननीय सदस्य, आपको इजाजत नहीं है। माननीय सदस्य विराजे। अध्यक्ष महोदय, वो शेड्यूल कास्ट के परिवार जो ईंट भट्ठों के ऊपर बंधुआ मजदूर के रूप में काम करते हैं, उन परिवारों की संख्या सभी शेखावाटी के क्षेत्र के अंदर, हरियाणा और पंजाब के अंदर वो भट्ठों पर काम करते हैं। उन परिवारों की जो दयनीय स्थिति है उसका सर्वे करवाया जाए और बीपीएल की सभी शर्तों को पूरा करते हैं। मतदाता सूची में उन सबका नाम होने के बावजूद वो लोग यहाँ रहते हैं उस टाइम। जवाब आने दीजिए मंत्री जी का। मेरा पूरा प्रश्न ही नहीं हुआ। भाषण हो रहा है, प्रश्न नहीं हो रहा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे, आप भी उस क्षेत्र से आते हो और आप प्रश्न पूछ लीजिए, सीधा भाषण नहीं। 40 और 50 साल की उम्र के अंदर टीबी होके मर जाते हैं, उनके फेफड़े खराब हो जाते हैं, और वो सारे के सारे लोग, उनका सर्वे करवाया जाए और उनके अंदर बीपीएल के अंदर उनके अंदर 5% लोग भी नहीं है, सारे के सारे बीपीएल की सभी शर्तों को पूरी करते हैं। और जैसा कि दौद से आने वाले सदस्य ने कहा, हकीकत में वो लोग बीपीएल के अंदर घुस गए हैं जिनके पास 100 बीघा जमीन है, 3-3 मंजिला घर में। सम्मान्य अध्यक्ष जी, करवाया जाए। सम्मान्य अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से पुकारा आपने। एक मिनट अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से, आप भी तो दूसरों को बोलने का मौका दिया करो राठौर साहब। एक सेकंड पहले जवाब। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय आपसे जानना चाहूंगा कि आपने कहा कि 2003 के अंदर 2003 में 17,03,000 बीपीएल परिवार थे जो आज बढ़कर 21 लाख से ज्यादा हो गए। क्या 17 लाख से ज्यादा बढ़े हुए परिवारों को जो बीपीएल की सुविधा मिल रही है, क्या राज्य सरकार अपने संसाधन से नहीं दे रही है? क्या ये सही है? क्या इन्हीं बढ़ी हुई संख्या को एक स्टेट बीपीएल का नाम देकर सरकार लोगों को गुमराह करना चाहती है? क्या यह भी सही है कि अब 2007 और 2012 के लिए बीपीएल परिवारों के नए सिरे से सर्वे के लिए भारत सरकार से आपको निर्देश प्राप्त हो चुके हैं? कृपया बताएं। माननीय अध्यक्ष जी, सर्वप्रथम तो मैं जो मूल प्रश्न करता है उनके प्रश्न का उत्तर देता हूं कि जो ये बीपीएल परिवार का जो चयन होता है ये तो ग्राम सभा करती है, और ग्राम सभा के अंदर जो चयन हो रहे हैं उससे हमारी ग्राम सभा के ऊपर ही प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। ये हकीकत है कि जो स्वरूप जो ग्राम सभाओं का हो गया, मैं पंचायत राज के
ये प्रश्न चिन्ह ग्राम सभा पे लगा हुआ है और अगर कोई, आप सुनिए मेरी बात, आप उत्तर सुनिए, डिस्टर्ब नहीं करें, जवाब आने दीजिए। आप सुनिए उत्तर। और जो माननीय सदस्य ने उठाया कि नाम, क्या मैं दावे से कह सकता हूं कि नाम इसके अंदर इस प्रकार के नहीं है, जो पात्रता नहीं रखते उनके नाम है? निश्चित रूप से होंगे, वो सदस्य उजागर करें। आपसे भी कहता हूं इस तरह के लोग बाग को उजागर करें। और अगर एक सदस्य यहां सदन में ये पर्ची लहरा के कहे, ये आपकी कमजोरी आप दर्शा रहे हैं, आप अपनी कमजोरी दर्शा रहे हैं कि हम एमएलए होते तक इनका नाम नहीं कटा सके। ये आपको, आप नहीं कटा सके तो दूसरा आदमी क्या कटाएगा? ये विडंबना है। ये विडंबना है कि अगर कोई सदस्य, यहाँ का सदस्य, जो माननीय सदस्य ये बात प्रश्न करे कि ये गलत नाम जुड़े हुए हैं। आप विराजें, माननीय सदस्य विराजें, माननीय सदस्य विराजें, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य विराजें, आप माननीय सदस्य विराजें। माननीय मंत्री जी, जवाब देने दीजिए। गलत नाम जुड़ाते हैं उनको आपका संरक्षण में लाऊंगा। माननीय सदस्य विराजें, मंत्री जी को जवाब आने दें। माननीय अध्यक्ष जी, मैं तो आपसे और सदन से यहाँ तक अनुमति चाहूंगा कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना चल रही है, उसमें लाखों लोग बाग रोजगार में काम कर रहे हैं। अनेक लोग बाग जो बीपीएल की पात्रता रख रहे हैं वो काम पे नहीं जा रहे। आप सर्वसम्मति से अगर ले लें तो उनको हम हटा दें पूरे, कोई जो लोग बाग काम पे बीपीएल, अरे बीपीएल परिवार पात्र रखने वाला आदमी जिसको आप कहते हैं कि घड़ी बांधता है, ट्रैक्टर लेता है, उसने बीपीएल में नाम लिखा लिया, आप प्रस्ताव मुझे दें तो हम उसको एक तरफ से ऐसे लोगों को जो पात्रता रखता था कि अगर बीपीएल, धन्यवाद विराजें, तो हम हटा दें। आपके एसडीएम ने रिपोर्ट कर दी, सीओ नाम नहीं हटा रहा है। प्रश्न श्री राजकुमार शर्मा, डॉक्टर राजकुमार शर्मा। सम्मान्य अध्यक्ष जी, एक सेकंड चाहूंगा। डॉक्टर राजकुमार शर्मा, प्रश्न गया, चर्चा समाप्त। साहब एक सेकंड के अलग से आप जब डिबेट हो तो उसमें चर्चा कर लें। पंचायत राज ग्रामीण विकास की डिबेट है, पूरा दिन आपके लिए। प्रश्न संख्या 170। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का खंड 1, राज्य में मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करने के लिए उपखंड मुख्यालय / तहसील मुख्यालय पर प्रार्थी को आवेदन करना होता है। प्रार्थी द्वारा आवेदन किए जाने पर मूल निवास प्रमाण पत्र उपखंड मजिस्ट्रेट / तहसीलदार के द्वारा जारी किए जाते हैं। जिला मुख्यालय पर इस हेतु जिला कलेक्टर के द्वारा अधिकारी प्राधिकृत है, जिन्हें प्रार्थी को आवेदन करना होता है और प्राधिकृत अधिकारी को ही मूल निवास प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। राज्य में जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए तहसील मुख्यालयों पर प्रार्थी को आवेदन करना होता है। वह प्रार्थी द्वारा आवेदन किए जाने पर तहसीलदार द्वारा जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं। जिला मुख्यालय पर जिला कलेक्टर द्वारा इस हेतु अधिकारी प्राधिकृत है। प्रार्थी को प्राधिकृत अधिकारियों को आवेदन करना होता है। वह प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा ही जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं। राज्य में विवाह पंजीयन हेतु प्रार्थी को ग्राम पंचायत क्षेत्र में सचिव ग्राम पंचायत, नगरीय क्षेत्र में अधिशासी अधिकारी / आयुक्त, स्थानीय निकाय को आवेदन करना होता है। जिला मुख्यालयों पर स्थानीय निकाय या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को आवेदन करना होता है तथा उसके पश्चात उक्त अधिकारियों के द्वारा विवाह पंजीकरण कर प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। विशेष विवाह अधिनियम के तहत जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा कोर्ट मैरिज संपन्न कराकर उस विवाह का पंजीकरण किया जाता है। खंड 2, जी हाँ, इस प्रकार की समस्या आती रहती है। ऐसी समस्या के निराकरण के लिए निराकरण हेतु कार्यवाही राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन है। खंड 3, जी हाँ, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2009-2010 के बजट प्रस्तावों पर बहस के पश्चात उनके जवाब में 15/7/2009 को की गई घोषणाओं के अनुसार पंचायत स्तर पर विशेष राजस्व कैंप आयोजित शीघ्र ही किया जाना प्रस्तावित है। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के भाग 1 में आपने मूल निवास व जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया बताई है। मैं आपकी स्पष्टवादिता का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने स्वीकार किया है कि आम जनता को बहुत तकलीफ होती है इस प्रमाण पत्र को बनाने के लिए। आज मूल निवास बनाने के लिए अच्छे लोगों के पसीने आ जाते हैं अध्यक्ष महोदय। उससे 10-10, 20-20 साल, 15-15 साल के रिकॉर्ड माने जाते हैं। वो राशन कार्ड वहाँ पे जमा करा देता है तो उसको कहते हैं कि आपके ज़मीन के कागजात लेके आओ। ज़मीन के कागजात दे देता है तो उसके बाद
उसको ये कहा जाता है कि जब 8वीं क्लास से लेके पढ़े हो, आज तक जो पढ़े हो, वहाँ की एक एक स्कूल की वो लेके आओ, सारे दस्तावेज लेके आओ। उसके बाद भी अगर वो जाता है दोबारा तो वो कहते हैं कि नहीं, पानी बिजली के पिछले 10 साल 15 साल पुराने बिल लेके आओ। ऐसे ऐसे उनसे समस्याएं उनके सामने उत्पन्न करते हैं कि वो व्यक्ति पागल हो जाता है। प्रमाण पत्र तो मिलने की बहुत बात की बात है, जन्मतिथि, शिक्षा के दस्तावेज जिस स्कूल में पढ़ा हुआ है वो सारे मांगते हैं। मेरा सवाल ये है, क्या आप मूल निवास प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया का सरलीकरण करने का विचार रखते हैं? दूसरा, अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि अशोक गहलोत जी की जो सरकार थी पिछली 1998 से 2003 के बीच प्रशासन गांव की ओर से एक विशेष अभियान चलाया गया था, जिसकी पूरे गांव में, पूरे राजस्थान में प्रशंसा हुई थी। और प्रमाण पत्र भी उसी समय उसी कैंप में हाथों हाथ बनाए गए थे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं। बजट पर हुई चर्चा का उत्तर देते हुए घोषणा भी की कि भू राजस्व तथा आम जनता से संबंधित विभिन्न समस्याओं के लिए विशेष रेवेन्यू कैंप का आयोजन शीघ्र किया जाएगा। मैं माननीय मंत्री महोदय, आपसे मैं प्रश्न करना चाहता हूं कि जो मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की है, वो रेवेन्यू कैंप कब तक आयोजित किए जाएंगे? ये आप लोग इसलिए नहीं समझ पाए इस कैंप को क्योंकि उस दिन आपने मुख्यमंत्री जो बोल नहीं दिया। ये मेरा आपसे सवाल है मंत्री महोदय। प्रश्न का जवाब उनको पूछ लेना साहब। कोटा का मामला है क्या? नहीं, उनको भी जवाब दे दूंगा। आप पहले उनकी बात आने से पहले मेरा मूल प्रश्न का पूरा जवाब आ जाए, उसके बाद में उनको सप्लीमेंट करते हैं। सवाल करते रहते हैं। देखिए, खंड 2 में मैंने इस बात को स्वीकार किया है कि इस प्रकार की समस्या आती रहती है, निश्चित तौर पर आती है। एक व्यक्ति जो इंटीरियर विलेजेस में रहता है, उसको तहसीलदार के पास, चाहे एसडीओ हेडक्वार्टर भी अगर मान लीजिए पंचायत मुख्यालय उस पर, तहसील मुख्यालय पर है या किसी पंचायत समिति मुख्यालय पे है, तो वहाँ तक जाना पड़ेगा उसके बाद में फिर उसको नोटरी करवाने के लिए अलग जाना पड़ेगा, सर्टिफिकेट लेने के लिए उसको स्कूल में अलग जाना पड़ेगा। तो इस प्रकार की कई प्रकार की वो आती हैं, लेकिन सरकार के पास कई सुझाव अभी विचाराधीन है। मैं आपसे भी ये निवेदन करूँगा, आप भी विद्वान सदस्य हैं, अगर कोई आपके पास सुझाव हो तो उनको भी आप दे दें ताकि उन पर भी विचार कर लिया जाए। जो सुझाव हमारे पास आए हैं मैं उनको मोटे तौर पर आपको बताना चाहता हूं। अगर आप उससे संतुष्ट हैं तो कोई बात नहीं, और कोई दूसरे सुझाव हो तो जरूर देवें। ग्रामीण क्षेत्रों में अध्यक्ष महोदय, मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करने के लिए जो प्रक्रिया अभी है वो संशोधित प्रक्रिया हमारे विचाराधीन है। मोटे तौर पर अभी प्रार्थी को एसडीओ के पास या तहसीलदार के पास जाकर के दरख्वास्त देनी पड़ती है। एसडीओ के पास दरख्वास्त देगा तो वो तहसीलदार के पास भेजेगा, तहसीलदार के पास दरख्वास्त देगा तो दरख्वास्त अल्टीमेटली वो पटवारी के पास जाएगा। पटवारी मौके पर मिलते नहीं है, पटवारी ज़्यादातर शहरों में रहते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं। ऐसा भी एक मेरे पास एक ज्ञापन आया है जिसमें प्रार्थी ने ये कहा कि जब मैं पटवारी के पास गया कि साहब मुझे जो है मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाना है, तो उसने कहा कि ठीक है मैं बैठ जा, अभी थोड़ी देर में चलता हूँ। जब वो निपट करके बाहर आया तो उसने कहा कि ये मोटरसाइकिल मेरी ले जा, पहले तो इसमें पेट्रोल भरवाना। हाँ, ये राज कैसा भी हो, समस्या जो है मैं स्वीकार कर रहा हूँ, समस्या को मैं स्वीकार कर रहा हूँ। तो इस प्रकार की कई प्रकार की समस्या है। तो सुझाव जो आया है, सुझाव थोड़ी है, प्रश्न काल चल रहा है, इनका जवाब सुझाव जो आया है वो मोटे तौर पर यह आया है कि मूल निवास स्वीकार कर लिया कि मोटरसाइकिल में पेट्रोल भरवाता है और भरवाने के लिए आपने स्वीकार किया, तो आपने उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की? अजी आप बिराज जाओ, मैंने जो कार्रवाई की मेरे चैम्बर में आप आ जाना, मैं बता दूंगा। समाप्त करें। मोटे तौर पर जो सुझाव आया है अध्यक्ष महोदय, मोटे तौर पर जो सुझाव आया है वो सुझाव ये है कि चूंकि मूल निवासी प्रमाण पत्र के बाबत अगर कोई व्यक्ति जानकारी रखता है तो वो लोकल आदमी जानकारी रखता है। ग्राम पंचायत का सरपंच या उप सरपंच, ग्राम पंचायत का ग्राम सेवक या प्रार्थी जिस वार्ड में रहता है उस वार्ड का पंच,
तो इस प्रकार का जो है विचारा ये सारी प्रक्रिया जो है ये विचाराधीन है। अगर इन 3 के समाप्त करें। अगला प्रश्न। नहीं, मेरा श्री अमराराम। अध्यक्ष महोदय, अभी अमराराम, इससे संबंधित सवाल बाकी है। श्री अमराराम, अध्यक्ष महोदय भी सवाल बाकी है इसमें। 171 अध्यक्ष महोदय इसमें भी सवाल बाकी है, इसी में भी जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, खंड 1 विधानसभा क्षेत्र दांतारामगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र हेतु 8 पेयजल योजनाएं स्वीकृत है। वर्तमान में किसी भी पेयजल योजना के प्रस्ताव स्वीकृति हेतु निलंबित नहीं है। स्वीकृत योजना की प्रगति का विवरण प्रशिष्ट ए पर उपलब्ध है। खंड 2, जी हाँ, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम दिनांक 1/4/2009 आपस में चर्चा नहीं प्रभावी के अंतर्गत जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप आवश्यकता अनुसार गांवों हेतु नवीन प्रस्ताव बनाए जाकर संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार क्रियान्वित किया जाना प्रस्तावित है। वर्णित ग्रामों और ढाणियों में वर्तमान पेयजल व्यवस्था का विवरण प्रशिष्ट ब पर उपलब्ध है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा कि ये जो 8 परियोजनाएं आपने स्वीकृत बताई हैं, इनमें आपने कहा है कि इनका पुनर्निरीक्षण किया जा रहा है नई निर्देशों के अनुसार केंद्रीय जो संसाधन है। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा कि कब तक इन 8 परियोजनाओं को पूर्ण कर दिया जाएगा, ये पुनर्निरीक्षण करके कितने समय में इनको वर्क चालू करके कंप्लीट कर दिया जाएगा। दूसरा, अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय बताने का कष्ट करें कि दांता जिसकी 17,000 से अधिक आबादी है, जिसमें आज तक भी एसआर टैंक नहीं बना हुआ है, क्या ऐसे और भी कोई गांव है जिनकी 17,000 की आबादी हो और जिसमें एसआर टैंक नहीं हो? तीसरा, जितना आपका मापदंड है प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 70 लीटर का, अध्यक्ष महोदय मैंने जितने ये 27 गांवों की दी है, इसमें हालत ये है कहीं दांता में 17 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है, उदयपुरा में 17 है, कईयों में तो 0 है। एक भी गांव ऐसा नहीं है जहां 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन का आपका पानी की सप्लाई हो। तो मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि इन गांवों में आप 70 लीटर प्रतिदिन के हिसाब से ये योजना बनाने का प्रस्ताव को निर्देश दे करके कब तक पूरा कराने का काम करेंगे? अध्यक्ष महोदय, दांतारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 241 गांव हैं और पहले की योजनाओं के द्वारा 211 गांवों में पेयजल की योजना उपलब्ध है। 17 पाइपलाइन है, 106 पंप एंड टैंक है, 16 क्षेत्रीय है और 72 हैंडपंप की स्वीकृति है। जिन 9 योजनाओं के बारे में आपने कहा है, खाटू श्याम जी जल प्रदाय योजना लांबिया, नौसल जल प्रदाय योजना बाय और जल प्रदाय योजना खुली, इनकी तो स्वीकृति हमने निकाल दी है। जो नई गाइडलाइंस आई है उनके अनुरूप इनके संसाधन के लिए जो गाइडलाइंस के अनुसार हम टेक्निकली एग्जामिन करा के शीघ्र चालू कर देंगे। जहाँ तक ग्राम दाता की बात करी है, ग्राम दाता की आबादी तो वैसे 2001 14,572 है, परंतु वर्तमान में 17,486 इसकी जनसंख्या है। सूलियावास पर 1 लाख लीटर के 3 GLR बने हुए हैं और वह इतनी पहाड़ी क्षेत्र पर उनके हाइट पर एसआर का कार्य कर रहे हैं। ऊंचाई होने पर अच्छे प्रेशर बना रहता है और दांता के अंदर पानी की उपलब्ध हो रहा है, जो नेचुरल स्टेजिंग के हिसाब से पानी आ रहा है। वैसे अभी सुवालिया के अंदर 6 नलकूप खुदे हुए हैं और एक ही जगह है 100 मीटर का पेरीफेरी, वहीं यह पानी उपलब्ध है। इस पैच को तलाई कहते हैं और यहीं पे नलकूप लगाए हुए हैं। 3 नलकूप इनकी बस्तियों के लिए, जहाँ पर टेल एंड पे पानी नहीं पहुँच रहा था, उनके ऊपर भी 3 नलकूप खोदे गए हैं। वो हैं गडिया की ढाणी, नीमावास रास्ते पर और मालियों की ढाणी। जहाँ तक आपका ये CWR बनाने, पंपिंग करने
उसको हम इसके ऊपर पहले वाटर स्टोरेज टैंक, क्लियर वाटर स्टोरेज टैंक बनाओ, फिर उससे वापस उसको लिफ्ट करो, तो उसके लिए बिजली की ज़्यादा खर्च है। हमने ये निर्देश दे दिया है कि अगर टेक्निकली फीजिबल होगा तो निश्चित रूप से आपके रिपोर्ट पर, उनके परीक्षण के बाद, उनकी रिपोर्ट आने के बाद अवश्य कार्रवाई करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, ये बिल्कुल असत्य बयान है, अधिकारियों ने दिया। मैं नहीं कहता कि इन्होंने देखा है कि सूलियावास में टैंक जीएलआर बने हुए हैं पहाड़ी में। सूलियावास में कोई न तो टैंक बना हुआ है, नहीं जीएलआर सुवालियावास में नहीं पड़ा हुआ, जीएलआर नहीं बना हुआ है, जीएलआर वहाँ नहीं बना हुआ है। सुवालियावास में तो ट्यूबवेल खोदे हैं। ट्यूबवेल आपने 7 बताए जबकि 2 हैं। नहीं, सूलियावास में 2 ट्यूबवेल बने हुए हैं, जबकि मंत्री महोदय साहब जी बहुत जिम्मेदारी के साथ जवाब दे रहे हैं। ऐसी बात जिम्मेदारी के साथ ही मैं कह रहा हूं साहब, अभी आप उत्तर निकलवा लीजिए। इन्होंने कहा सूलियावास में एक जोड़ में 7 ट्यूबवेल बने हुए हैं। मैं गिना देता हूँ। मैं कह रहा हूँ ना, मैं बता देता हूँ मंत्री महोदय, 2 बने हुए हैं और आपका ही उत्तर कह रहा है कि दातारामगढ़ में, दाता गांव में 17 लीटर प्रति व्यक्ति आ रहा है, जबकि 70 लीटर आना चाहिए। और जिनकी बात कर रहे हैं 3 ये ट्यूबवेलों की, उनमें 10% भी पानी नहीं है। मंत्री जी स्पष्ट कर रहे हैं। इसलिए मंत्री महोदय, मैं तो ये चाहता हूं कि जितना भी 70 लीटर से कम जितने गांव में है, जवाब सुन लीजिए। देखिए, सुन लीजिए, वो कब तक आप योजना बना करके इनको स्पष्ट कर रहे हैं। देखिए, जो मैंने कहा है, सुवालिया के अंदर, सुवालिया रोड, सूलियावास में आपका पहला ट्यूबवेल 1999 में खुदा था, दूसरा ट्यूबवेल आपका 2000 में जोड़ी, और तीसरा 2003, चौथा 2004, 2005 और 2008 में भी आपके सुवालिया रोड पे खुले। और उसके अलावा ये 3 बस्तियों के टेल एंड के ये ट्यूबवेल और खोदे गए हैं। यहाँ तो पानी नहीं है। नहीं, उसमें से महोदय यहाँ तो पानी नहीं है, आपने खोदे वो सब बंद हैं। 2 ट्यूबवेल ऐसा है कि मंत्री जी ने ये थोड़ी कहा पानी है, इन्होंने कहा खोदे हैं। नहीं, 1 साल पहले खोदे हैं। अध्यक्ष महोदय, जितना 4000 लीटर देना चाहिए, 3 जो जिनकी, आप पहले पूरा जवाब सुन लीजिए। बल्कि देखिए, उसमें से 1 अबेंडन है और 5 ट्यूबवेल लो एवरेज से आ रहा है, पानी की आवक कम है। अब इनके यहाँ पानी नहीं है, इतना भूधोवन हो गया है, और दातारामगढ़ जो है वो डार्क जोन के एरिया में है और आसपास से कहीं से पानी नहीं लाया जा सकता। सुलियास में पानी की कोई कमी नहीं है अध्यक्ष महोदय। सुवालियावास आपने डीपनिंग कराई है, उसमें सबसे बेस्ट पानी है। दाता से 4 किलोमीटर पर सुलियास है, और ये सब जितने भी गांव मैंने गिनाए हैं, ये पहाड़ के इस साइड में और उस साइड में पहाड़ में 3 किलोमीटर पे पानी की कोई कमी नहीं है। इसलिए मैं तो आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ कि इन गांवों में जहाँ 4 किलोमीटर पे पानी है, उनको पानी आप मापदंड के अनुसार 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन के हिसाब से पिलाने के लिए कार्य योजना बनाने का निर्देश देकर के इनको पानी मापदंड के 70 लीटर के अनुसार देने का आदेश दें। तेरा निवेदन ये है। श्री ओम बिरला। अध्यक्ष महोदय, ये नहीं दे कहाँ, इनको 17 लीटर आ रहा है अध्यक्ष महोदय, 20,000 की आबादी है। ये उत्तर तो दे दें। एक प्रश्न और आ जाए, जवाब दे दिया उन्होंने। नहीं, कब तक दे देंगे? इनके 17 लीटर आ रहा है अध्यक्ष महोदय। शीघ्र ना कहा इन्होंने, शीघ्र के लिए आप कहते हैं शीघ्र कराएंगे। शीघ्र मैंने 2 महीने में। स्वास्थ्य मंत्री जी जवाब दीजिए, जितना शीघ्र संभव हो। ले जाएंगे अध्यक्ष महोदय। 17 लीटर मिल रहा है, 17 लीटर भी इनके हैंड पंप है। एक प्रश्न और आ जाने दीजिए स्वास्थ्य मंत्री जी, कृपया चर्चा समाप्त करें। स्वास्थ्य मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, नंबर 1, SMS हॉस्पिटल जयपुर के न्यूरो सर्जरी विभाग में 5 इकाइयाँ संचालित हैं। न्यूरो सर्जरी विभाग की इन इकाइयों में इकाईवार उपलब्ध शैय्याओं तथा इन इकाइयों में पदस्थापित चिकित्सकों का विवरण परिशिष्ट 1 के रूप में संलग्न है। इस विभाग में 9 सीनियर रेजिडेंट तथा 6 नर्स ग्रेड प्रथम, 20 नर्स ग्रेड द्वितीय तथा 11 नर्सिंग कर्मचारी
अनुबंध के आधार पर कार्यरत हैं, जो सभी पांचों इकाइयों का कार्य करते हैं। इन्हें इकाईवार कार्य वितरित किया हुआ नहीं है। न्यूरो सर्जरी विभाग में 3 रूटीन के ऑपरेशन थिएटर तथा 1 आपातकालीन ऑपरेशन थिएटर संचालित है। नंबर 2, न्यूरो सर्जरी इकाई प्रथम में अन्य इकाइयों की अपेक्षा अधिक मरीज होने के कारण 15 दिवस से 3 माह की अवधि में ऑपरेशन की बारी आती है। अन्य इकाइयों में 7 दिवस से 1 माह की अवधि में ऑपरेशन की बारी आती है। कार्डियोवैस्कुलर एवं कार्डियोथोरेसिक सर्जरी विभाग में क्लोज हार्ट सर्जरी एवं ओपन हार्ट सर्जरी के ऑपरेशन किए जाते हैं। क्लोज हार्ट सर्जरी ऑपरेशन नियमित समय पर संपन्न हो जाते हैं, जबकि ओपन हार्ट सर्जरी के ऑपरेशन के लिए 6 से 8 माह की प्रतीक्षा सूची चल रही है। अत्यंत गंभीर प्रकृति के मरीजों का उनकी स्थिति के अनुसार यथाशीघ्र ऑपरेशन किया जाता है। सामान्यतः ऑपरेशन की वरीयता का आधार मरीज के भर्ती की तिथि एवं उसके रोग के प्रकृति के अनुसार निर्धारित होती है। चूंकि रोगी के ऑपरेशन के संबंध में संबंधित चिकित्सक द्वारा ही रोगी की स्थिति के अनुसार निर्णय लेना होता है, अतः वरीयता निर्धारण अथवा न्यूनतम या अधिकतम समय सीमा राज्य सरकार के स्तर से निर्धारित किया जाना समुचित प्रतीक नहीं होता है। नंबर 3, सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर में 8 गहन चिकित्सालय इकाइयां कार्यरत हैं। आचार्य स्तर के चिकित्सक इन इकाइयों के प्रभावी होते हैं। इन गहन चिकित्सा इकाइयों में सामान्यतः चिकित्सा अधिकारी तथा मेडिसिन विभाग एवं एनेस्थीसिया विभाग के रेजिडेंट उपलब्ध रहते हैं। एनेस्थीसिया के रेजिडेंट की कमी के कारण कुछ गहन चिकित्सा इकाइयों में आवश्यकता होने पर उन्हें कॉल पर तुरंत बुला लिया जाता है। गत 8 माह में मुख्य गहन चिकित्सा इकाइयों में भर्ती हुए मरीजों एवं उनकी मृत्यु का विवरण इस प्रकार से है। गहन चिकित्सा इकाइयां मेडिकल 578 भर्ती रोगी और मृत्यु 312। गैस्ट्रोएंटोलॉजी भर्ती रोगी 180, मृत्यु 49। सर्जिकल भर्ती रोगी 590, मृत्यु 207। न्यूरो सर्जरी 1091, मृत्यु 418। कार्डियोलॉजी 1418, मृत्यु 121। कार्डियक सर्जरी 472, मृत्यु 62। कार्डियोथोरेसिक सर्जरी 452, मृत्यु 40। पॉलीट्रॉमा भर्ती रोगी 837, मृत्यु 137। रोगियों की मृत्यु के संबंध में शिकायतें प्राप्त होने पर तथ्यों के आधार पर समुचित कार्रवाई की जाती है। नंबर 4, रोगियों की दिनों दिन बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए उपलब्ध संसाधनों की कमी महसूस की जा रही है। इसी कमी को दूर करने हेतु सतत प्रयास किए जा रहे हैं। प्रश्नकाल समाप्त। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न पूछ लो। बात का समय देखिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है। श्री कालीचरण सर्राफ सदस्य की ओर से भरतपुर के बयाना में दिनांक 17/7/9 को श्री रामेश्वर दयाल अग्रवाल की हत्या करने के प्रकरण से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री विजय बंसल एवं 18 अन्य सदस्यों की ओर से भरतपुर के बयाना में दिनांक 17/7/2009 को रामेश्वर दयाल अग्रवाल की हत्या करने से प्रकरण से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री दिगंबर सिंह एवं 6 अन्य सदस्यों की ओर से भरतपुर के बयाना में दिनांक 17/7/9 को
श्री रामेश्वर दयाल अग्रवाल की हत्या करने के प्रकरण से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री ग्यारसीलाल कोहली एवं 15 अन्य सदस्यों की ओर से बयाना में दिनांक 17/7/09 को श्री रामेश्वर दयाल अग्रवाल की हत्या करने के प्रकरण से उत्पन्न स्थिति के संबंध में उपरोक्त संस्थाओं पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा। श्री बाबूलाल खराड़ी सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र झाडोल की पंचायत समिति झाडोल के विद्यालयों में विद्यार्थियों को पुस्तक वितरित नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री वासुदेव देवनानी सदस्य की ओर से अजमेर में सेना की भर्ती में दलालों के सक्रिय होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री पेमाराम एवं एक अन्य सदस्य की ओर से पंचायत समिति धोद का स्वयं का कार्यालय भवन निर्माण कराने के संबंध में श्रीमती सूर्यकांता व्यास एवं 8 अन्य सदस्यों की ओर से निरंतर तेजी से बढ़ रही महंगाई में से समाज के हर वर्ग को हो रही कठिनाई के संबंध में श्री हरि सिंह रावत सदस्य की ओर से राजकीय महाविद्यालय भीम में स्वीकृत व्याख्याताओं एवं अन्य कर्मचारियों के पदों को शीघ्र बढ़ने के संबंध में श्रीमती अनिता सिंह एवं 2 अन्य सदस्यों की ओर से गुर्जर आंदोलन के दौरान दर्ज मामलों की समीक्षा करने के संबंध में श्री राधेश्याम गंगानगर सदस्य की ओर से गंगानगर सीवरेज प्रोजेक्ट की आमंत्रित की गई निविदा को निरस्त करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री ज्ञानदेव आहूजा एवं 7 अन्य सदस्यों की ओर से मोहना जयपुर स्थित सचिवालय नगर में अव्यवस्था के संबंध में श्री हनुमान बेनीवाल एवं 4 सदस्यों की ओर से जिला अजमेर की पंचायत समिति बिनाय के ग्राम बांधनवाड़ा के निवासी श्रीमती गीता चौधरी पर दिनांक 9/7/09 को कातिलाना हमला करने वालों पर कार्रवाई करने के संबंध में श्री कल्याण सिंह एवं 5 अन्य सदस्यों की ओर से खमनौर थाना ग्राम नेड़च में दिनांक 3 दिसंबर 2008 को हुए झगड़े पर पुलिस द्वारा अभी तक कार्रवाई नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री केसाराम चौधरी एवं 8 अन्य सदस्यों की ओर से जिला पाली के संस्कृत विद्यालयों में अध्यापकों के पद रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्रीमती किरण महेश्वरी सदस्य की ओर से राज्य में गैस की टंकी के अभाव में बढ़ रही कालाबाजारी एवं गैस चोरी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री राजेंद्र राठौड़ एवं एक अन्य सदस्य की ओर से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक ब्रिटिश पर्यटक से कुकर्म के आरोपों की गिरफ्तारी नहीं करने के कारण राज्य सरकार पर की गई टिप्पणी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री बंशीधर खंडेला एवं 7 अन्य सदस्यों की ओर से जिला सीकर के एसडीओ द्वारा बरती जा रही अनियमितता के संबंध में उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्रवाई को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूँ। श्री पुष्पेंद्र सिंह एवं 8 अन्य सदस्यों की ओर से जिला पाली के कुंभलगढ़ सेंचुरी वन जीव क्षेत्र में मवेशियों के चराने पर लगाई गई पाबंदी को हटाने के संबंध में श्री अमराराम सदस्य की ओर से राज्य के विभागों में गार्ड के पद पर नियुक्त किए जा रहे भूतपूर्व सैनिकों को सैनिक कल्याण विभाग एवं जिला कलेक्टर के माध्यम से नियुक्त करने के संबंध में श्री गुलाबचंद कटारिया एवं 3 अन्य सदस्यों की ओर से उदयपुर के महाराणा भूपाल चिकित्सालय के बाल चिकित्सालय में 8 बालकों की मौत से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री रामहेत सिंह यादव एवं 2 अन्य सदस्यों की ओर से तहसील मंडावर के ग्राम सील गांव के खसरा नंबर 191 रकबा 27 बीघा 17 विश्वा भूमि पर हरियाणा के व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से कब्जा करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्रवाई को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूँ। फिर भी प्रमुख प्रस्तावक माननीय सदस्य श्री पुष्पेंद्र सिंह, श्री अमराराम, श्री गुलाबचंद कटारिया एवं श्री रामहेत सिंह को अपने अपने प्रस्ताव की वस्तुस्थिति पर 2-2 मिनट बोलने की अनुमति होगी। श्रीमती अनीता बदेल सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र अजमेर दक्षिण स्थित रेलवे क्रॉसिंग 295 के अंतर्गत श्रीमती अनीता बदेल सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र अजमेर दक्षिण स्थित रेलवे क्रॉसिंग संख्या 24B पर ओवरब्रिज बनाए जाने के संबंध में श्री अजय सिंह सदस्य की ओर से राजस्थान आवासन मंडल की मानसरोवर जयपुर योजना की सैकड़ों बीघा भूमि न्यू पिंक सिटी गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड जयपुर द्वारा अनियमित सहकारी समिति लिमिटेड जयपुर द्वारा अनियमितता कर राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री सुखाराम नेतड़िया सदस्य की ओर से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिटी में विशेषज्ञ चिकित्सकों का पद स्थापन करने के संबंध में श्री बाबूलाल बैरवा सदस्य की ओर से जिला अलवर में किसानों को आवंटित कैस्टोडियन भूमि की रजिस्ट्री पुरानी रेट पर कराने के संबंध में श्री ग्यारसाराम कोहली सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र बयाना में हो रही चोरी की घटनाओं को रोके जाने के संबंध में
श्री केशवराम चौधरी सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के कतिपय गांवों में ट्यूबवेल्स खोदने के संबंध में श्री रामलाल गुजर सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र आसीन में पानी एवं चारे की उत्पन्न विकट समस्या के संबंध में श्री जगसी राम कोहली सदस्य की ओर से जिला सिरोही में मंडार के निकटवर्ती ग्राम गुदवाड़ा में दिनांक 7 जुलाई 2009 को आए तूफान से पीड़ितों को सहायता प्रदान करने के संबंध में श्रीमती किरण महेश्वरी सदस्य की ओर से राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की सभी श्रेणी की बसों में वरिष्ठ नागरिकों का किराया व आयु को कम करने के संबंध में श्री शाले मोहम्मद सदस्य की ओर से जिला जैसलमेर के नहरी क्षेत्र में विभिन्न चक आबादियों गांवों ढाणियों को जोड़ने वाली सड़कों रास्तों के बीच पड़ने वाली नहरों माइंदरों पर पुल बनवाने के संबंध में श्री बंशीधर खंडेला सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र खंडेला की कतिपय पंचायतों की पेयजल व्यवस्था समस्या का समाधान करने के संबंध में माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी। श्री पुष्पेंद्र सिंह। अध्यक्ष महोदय, पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मैंने स्थगन प्रस्ताव के जरिए भी सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की। अध्यक्ष मैं एक मिनट खत्म। अध्यक्ष महोदय, सर्वोच्च न्यायालय, इस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने कल राजस्थान सरकार की कानून व्यवस्था के बारे में जिस तरह तीखी टिप्पणी की अध्यक्ष महोदय, और यहां तक कह डाला कि राजस्थान में कानून व्यवस्था नहीं है, ऐसे में सरकार को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इस भी कह डाला तो पुलिस अधिकारी व्यवस्था को चलने दीजिए। और अध्यक्ष महोदय, इस तरह की टिप्पणी करने के बाद सर्वोच्च न्यायालय जो कानून बनाता है, जिसकी नजीर पर पूरा हिंदुस्तान चलता है, उस सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी राजस्थान की जर्जर कानून व्यवस्था के बारे में अपने आप इंगित कर रहे हैं। जिस सरकार के लिए सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है इस सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा होने दें। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं, चर्चा हो जाएगी। ये कोई सामान्य विषय नहीं है जिसको आप इस प्रकार से ले रहे हैं। हमारे राजस्थान पर जिस प्रकार के कानून व्यवस्था पर सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार के वर्षन दिए हैं, और वो भी कितनी सी छोटी सी बात पे 6 महीने हो गए उस अभियुक्त को गिरफ्तार करने के बारे में, जो मेरे टाइम पर घटना हुई थी और एक ब्रिटेन की महिला के साथ बलात्कार हुआ था। 7 दिन में हमने उसका चालान पेश किया, 4 महीने में उसको आजीवन कारावास दिया मई के महीने में, और उसके बाद जुलाई में वो हाईकोर्ट से जाकर के जमानत लेकर के बेल आउट हो गया था। उसने फिर से जाकर के सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील की, और सुप्रीम कोर्ट ने 19/1 के दिन इनको सरकार को कहा है कि इन्हें गिरफ्तार करके पेश किया जाए। आज 6 महीने हो गए, सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने होने के बाद इस प्रकार की बात कही है। माननीय सदस्य कृपया विराजे। एक अभियुक्त उदयपुर का नामजद अभियुक्त है, उसकी संपत्ति है, उसका सब कुछ है, और पुलिस इतनी सक्षम होने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का 6 महीने तक अगर अभियुक्त को नहीं पकड़ सकती है, तो जो कमेंट्स किए हैं कि ऐसी सरकार को सरकार में रहने का अधिकार नहीं, गृह मंत्री त्यागपत्र दें। अगर आपकी पुलिस से 6 महीने तक माननीय सदस्य कृपया विराजे। इतनी बड़ी कृपया विराजे। माननीय सदस्य कृपया विराजे। कृपया सदन की कार्रवाई चलने के बाद का समय गुजर जाए और एक व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सके, एक कृपया विराजे। अरे गिरफ्तार नहीं होगा, उसकी सदन की कार्रवाई चलने से माननीय सदस्य कृपया विराजे। तो नीलाम हो सकती कृपया विराजे है ना। हमको एक मौका नहीं, 6 महीने तक कितनी बार मौका दिया। सदस्य कृपया विराजे। सदन की कार्रवाई चलने अधिकारियों के खिलाफ जिस प्रकार का एक तरह से उनके सबके खिलाफ कार्रवाई करना विराजे। माननीय सदस्य की कार्रवाई चलने दें। केवल 7 दिन कृपया विराजे। ये दुर्भाग्यशाली नहीं है, अंकित नहीं होगा। तो शून्यकाल में बोलने हेतु 29 पर्चियां प्राप्त हुई है, जिनमें शलाका द्वारा 4 पर्चियां निकाली गई है जो निम्नांकित है। हरि सिंह रावत विधायकों को पीडब्ल्यूडी द्वारा दिए जाने वाले फर्नीचर की लिमिट को हटाए जाने के संबंध में, बहादुर सिंह बयाना से पान की नगरी खरेरी वागरेन होते हुए जयपुर व दिल्ली बस सेवा शुरू किए जाने के संबंध में, हेम सिंह बडाना देवनारायण योजना अंतर्गत सरकार की मंशा एवं अति विशिष्ट पिछड़ों को आरक्षण के संबंध में, श्रीमती कमसा मेघवाल भोपालगढ़ की सड़कों को जर्जर हालत में के संबंध में, श्री हरि सिंह रावत मतदान की मांगों पर विचार एवं मतदान श्री राजेंद्र पारिक उद्योग महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 42 उद्योग के संबंध में 31 मार्च 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष के
सदन की कार्रवाई 1 घंटे के लिए स्थगित की जाती है। माननीय सदस्य, माननीय सभापति, सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, बात है कि राज्य सरकार पर जिस प्रकार की टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालय ने की है, उसके बाद भी सरकार का इस प्रकार का व्यवहार और सभापति महोदय, डीआईजी टंडन को इन्हीं लोगों ने जब भारतीय जनता पार्टी के सुप्रीम कोर्ट का सभापति महोदय की उस पर हावी हो रही थी, ये कैसा ऑर्डर था? ये वही पार्टी है सभापति महोदय, इन्होंने डीआईजी टंडन को इन्होंने सदन को गुमराह किया है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ये रहा। सभापति महोदय, मैं टेबल पर पहले सरकार जवाब दे, नहीं लिखा हुआ है, सरकार को जवाब देना होगा। सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं है। ये सदन की कार्यवाही को अकारण बाधित करने के लिए माननीय प्रतिपक्ष को ऐसी लचर कानून व्यवस्था जिसके चलते आज पूरे विश्व में राजस्थान का नाक नीचा हुआ, सर नीचा हुआ है। मैं समझता हूँ सभापति महोदय, ऐसी तल्ख टिप्पणी हमने आज तक नहीं सुनी जो सर्वोच्च न्यायालय ने दे दी। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ, इसमें वक्तव्य है सरकार की तरफ से। सभापति महोदय, हमारी मांग है सभापति महोदय, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। अरे इस ऑर्डर को आप माननीय सदस्य बर्खास्त करो। सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी आई हिंदुस्तान की महिलाओं को तो इनकी चिंता नहीं है, विदेशी महिलाओं को इनकी ज्यादा चिंता है। भारत की महिलाओं को इनकी कोई चिंता नहीं, इनको तो विदेशी महिलाओं की चिंता है। अध्यक्ष महोदय, हिंदुस्तान के अंदर भी बहुत सी महिलाएं जिनके साथ अत्याचार होते हैं, उनकी इन्होंने कभी चिंता नहीं की। बीजेपी की दादागिरी नहीं। अरे एक विदेशी महिला के लिए शोर मचा रहे इतना। सदन की कार्रवाई 1 घंटे के लिए स्थगित की जाती है। माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष, बिराजिए, आपकी शक्ल देखकर। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2 घंटे लगातार माननीय अध्यक्ष महोदय स्थगन स्थगित हुआ है और इसका कोई व्यक्तिगत कारण नहीं। राजस्थान की सरकार की और राजस्थान की इमेज जिस प्रकार से कल की सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी के बाद खराब हुई है, उसे सारे माननीय सदस्य उस बात को कहना चाहते थे। हमारे माननीय सदस्यों ने, सचेतक महोदय ने, अन्य माननीय सदस्यों ने एक स्थगन प्रस्ताव दिया था और अपनी बात कहना चाहते थे।
लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ऐसी स्थिति बनी कि वो अपनी बात नहीं कह सके और सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि कल की टिप्पणी में जिस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि राजस्थान में कानून का कोई मतलब नहीं है, राजस्थान में कानून का शासन नहीं है, और हमारी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचा देना। एक बार तो उन्होंने कहा कि जो अधिकारी थे उन अधिकारियों पर कार्रवाई भी सरकार करना चाहती थी। अध्यक्ष महोदय, एक ये छोटा मामला नहीं है, इसमें केवल सरकार की इमेज खराब हुई ऐसी बात नहीं है, राजस्थान की इमेज पूरी दुनिया भर में इस बात से खराब हुई और इसलिए हम उस पर चर्चा करना चाहते थे। हम पूछना चाहते थे कि सरकार ने एक क्या कार्रवाई की, सरकार की इतनी क्या गलती हुई जिसके कारण से सर्वोच्च न्यायालय को इस प्रकार की टिप्पणी करनी पड़ी, ये क्या मामला है, गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया है। और हम तो ये जानते थे कि सरकार इतनी संवेदनशील तो जरूर होगी कि स्वयं सोमोटो खड़ी होकर इस पर अपना वक्तव्य देगी ताकि सदन के माध्यम से सरकार अपनी स्थिति क्लियर कर सके और राज्य के ऊपर जो एक कलंक लगाए जो टिप्पणी हुई है उस टिप्पणी का किस प्रकार से खंडन हो सकता है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, 7 दिन का उन्होंने टाइम दिया है। एक मुलजिम को इतना बड़ा पुलिस का हमारा लवाजमा, कितने तो डीजी आपने बना रखे हैं, कितने आईजी आपने बना रखे हैं, कितना बड़ा तमाशा खड़ा कर रखा है। अरे सारा का सारी फोर्स आपकी एक आदमी को पकड़ नहीं सके जिसकी संपत्तियां हो, जो गेस्ट हाउस भी चलाता हो, जिनकी सारी संपत्ति, और उसके बाद पुलिस को गिरफ्तार नहीं कर सके। ये कोई मामला ऐसा नहीं है जिसमें सरकार को इतनी बड़ी मानहानि सहन करनी पड़ी हो, राजस्थान की इतनी बड़ी बदनामी हुई हो। और इस प्रकार से एक तरह से तो नैतिक अधिकार माननीय गृह मंत्री महोदय आपका नहीं है। लेकिन मैं आपसे चाहूंगा कि अध्यक्ष महोदय आप निर्देश दें कि राज्य सरकार इस मामले में स्थिति स्पष्ट करें, राज्य सरकार ये बताए कि उन्होंने क्या क्या कार्रवाई की है, राज्य सरकार ये बताए कि आगे क्या कार्रवाई करने जा रही है, राज्य सरकार बताए कि कौन कौन से अधिकारियों को जिम्मेदारी दी थी, कौन कौन से अधिकारी दोषी हैं और उन अधिकारियों पर राज्य सरकार क्या कार्रवाई करने जा रही है, और सर्वोच्च न्यायालय में 7 दिन में राज्य सरकार क्या कर रही है। और राजस्थान जो कि टूरिज्म का स्पॉट है, इस एक स्टेटमेंट के कारण से, एक इसके वक्तव्य के कारण से, एक टिप्पणी के कारण से जो हमारी अप्रतिष्ठा हुई है, उस अप्रतिष्ठा को कैसे दूर किया जा सकता है, इसके लिए माननीय हुई नहीं है, अब चर्चा से होती जा रही है, इसलिए उसको खत्म करने के लिए वक्तव्य आवश्यक है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं अध्यक्ष महोदय कि इस पर आप मंत्री जी का वक्तव्य दिलाएं। बड़ी शांति से कल सदन चला और नियमानुसार सारी व्यवस्थाओं के साथ कार्य संपन्न रात को 11:30 बजे तक बैठकर चला। और समाचार पत्रों ने, मीडिया ने आज इस बात की काफ़ी तारीफ की कि कई दिनों बाद आज बड़ा बढ़िया तरीके से सदन चला। पता नहीं मुझे उस तारीफ की नज़र लगी, क्या हुआ, बीच में अननेसेसरी व्यवधान पैदा हुआ। लेकिन जो कुछ हुआ उसको भूल करके माननीय मंत्री जी आपसे निवेदन करूंगा, जो माननीय भाजपा के उपनेता ने बात रखी है उस पर आप अपनी ओर से कृपया विराजे, कृपया विराजे। माननीय सदस्य कृपया प्रस्ताव दिया था, कृपया मंत्री जी जवाब देने के लिए खड़े हुए हैं। आपके उपनेता ने मांग की, उसको मैंने स्वीकार कर लिया। एक नहीं, अंकित नहीं होगा, मेहरबानी करके आसन पांवों पर है, आसन पांवों पर विराज जाए। नियमों की थोड़ी जानकारी रखिए आप गृह मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, सुश्री सुजन मार्टिन जिसके साथ ये वाक़ा गुजरा 9/1/2008 थाना अम्बा माता उदयपुर में, केस रजिस्टर हुआ 376 में। और मोटे तौर पर मैं तत्कालीन गृह मंत्री आदरणीय कटारिया साहब को इस बात की मुबारकबाद देता हूं कि उनके अथक प्रयत्नों से मुलजिम भी पकड़ा गया, वक्त पर चालान भी पेश हुआ और फास्ट ट्रैक अदालत ने बहुत ही कम समय में उसको सजा भी दी। बात यहीं खत्म नहीं होती, आखिरी तक मुलजिम को सजा दिलाने का कर्तव्य सरकार का होता है। वो क्या कारण थे
कि हाई कोर्ट में उसकी जमानत हो गई। वो किस जमाने में हुई? उसके लिए जिम्मेदार कौन था? यदि आप जिम्मेदार थे तो मुझसे आपको गृह मंत्री की हैसियत से इस्तीफा मांगने का हक ही नहीं है। दूसरा निवेदन करना चाहता हूं, मेरी आपसे एक अर्ज है, मेरी बात पहले पूरी सुन ले, मैं आपकी पूरी बात सुनूंगा, मुझे हाँ मेहरबानी करके डिस्टर्ब ना करें। ये पहला वाक़ा नहीं है। विदेशी औरतों के साथ अजमेर में भी घटना हुई, अलवर में भी हुई और जोधपुर में भी हुई और कई जगह हुई। और यही नहीं, जैसा कि बताया गया कि उसकी जमानत नामंजूर कर दी गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 16/1/2009 को, 16/1/2009 को, उससे लेकर के आज तक पूरे 6 महीने हो गए। 6 महीने में वाकई राजस्थान की पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर पाई। ये राजस्थान की पुलिस पर जबरदस्त लैप्स थी, जिसको मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन ये पहला मौका नहीं है। टंडन डीआईजी का नाम सुना होगा, क्या हुआ? डिस्टर्ब नहीं। उड़ीसा के डीआईजी थे मोहंती, उनका लड़का फरार, बलात्कार में पकड़ा गया, भाग गया। उसका क्या हुआ? हजारों की तादाद में ऐसे केसेस, और मैं आपको एक केस ऐसा सुनाता हूँ। जोश में नहीं, भवानी मंडी, बहुत धीरे बोलिए आप, स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा धीरे बोलिए। आपने मुझे चेता दिया बहुत। हाँ चेता दिया, धन्यवाद। आप भी, आप जरा मेडिकल मिनिस्टर हैं आप? मैं साथ बैठा हूँ। मेडिकल भवानी मंडी के चेयरमैन, नगर पालिका के चेयरमैन राम गोपाल, मैं उसी पर आ रहा हूँ। मैं आपकी, आप बोल रहे थे तो आप चाहते हो कि बम्बार्डमेंट हो, कि आप चाहते हो कि हाउस को किस प्रकार से जानकारी नहीं, आप हाउस में वास्तव में जानकारी देकर के राजस्थान पे लगे हुए कलंक को धोने का मन है या एक दूसरे पर करने का है? मैं केवल इतना ही है, हाई कोर्ट में अगर उसको बेल मिल गई, उसका अगर ये हाउस दोषी मुझे मानता है तो मुझे यही सजा दे। आप विराजे, अगर आपकी ये मानसिकता हो कि मेरे कारण से हाई कोर्ट में, तो मैं चाहता हूं कि आप यही सजा सुना दो मुझे अभी, सब लोग मिलकर के, कि हाई कोर्ट में जमानत होना और न होना मेरे अधिकार क्षेत्र में था, और मैं अगर उसका दोषी हूं तो ये सजा छोड़ करके अभी चला जाऊं। उसके बाद आके अपील में जाते केवल बातें बनाने से नहीं चलेगा। अगर बात कहना चाहते हो तो ईमानदारी से कहो कि हमारी कहां हमने क्या क्या प्रयास किए और वो प्रयास में हमें सफलता नहीं मिली। माननीय अध्यक्ष जी, प्रयास कर रहे हैं हमारे, सम्मानीय अध्यक्ष जी, उसके आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप क्या गृह मंत्री थे, आप राजस्थान के गृह मंत्री थे, शादी के प्रधान उपप्रधान 376 बलात्कार के केस में थे। उस समय आपने 6 महीने तक उन व्यक्तियों को गिरफ्तार नहीं किया। कारण था बलात्कार के केस में कोर्ट ने वारंट निकाला, उनकी प्रॉपर्टी अटैचमेंट की, आपके शरण में वो प्रधान गिरफ्तार नहीं किया। मैं इतना निवेदन कर रहा हूँ कि मैंने, अरे आपके उपनेता बोल रहे हैं, आप बीच में लगा है कि सदन की कार्रवाई बाद में चले, पहले ट्रेनिंग चालू करें, नहीं चल पाएगा। विराजिए, आप विराज जाइए, बस कृपया विराज जाइए। आप क्या कह रहे थे? मैं अध्यक्ष महोदय इतना ही कह रहा था कि माननीय गृह मंत्री महोदय से मैंने इतनी कहा था कि इस विषय में जो कार्रवाई सरकार ने की वो स्पष्ट करें। ये कहना कि भाई डीआईजी टंडन भाग गया, 1000 आदमी भागे, इसलिए ये भाग गया तो भी कोई गलती नहीं है, ये करना किसी प्रकार से उचित नहीं है। इसलिए मैं मांग कर रहा हूँ कि आप उस बात पर एक दूसरा लांछित नहीं करें किसी। आप ठीक कह रहे हैं, पर एक बात मैं आपसे ये भी निवेदन कर दूं कि मैं वाकई टू द पॉइंट इस घटना के ऊपर ही बोलना चाहता था, टू द पॉइंट बोलना चाहता था, लेकिन जिस प्रकार के भाषण यहाँ पर हुए और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो ये बताया गया कि साहब सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान की सरकार को नकारा बता दिया, ये तक बता दिया कि राजस्थान की सरकार को प्रशासन करने का हक नहीं है, ये बातें तो गलत थी। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा मैं पढ़ के बताता हूँ। राजेंद्र जी,
राठौड़ साहब अंग्रेजी में है। इट हैज कम टू अवर नोटिस, अध्यक्ष महोदय, इट हैज कम टू अवर नोटिस दैट इन द लास्ट 1 week there has been large destruction of public and private properties and no preventive action appears to have been taken, and unfortunately it does not prima facie appear that any action has been taken against the offenders who were responsible for the destruction of such properties. As the electronic media shows, the offenders feel that they have done some very heroic or laudable thing. क्या पढ़ रहे हैं? क्या ये कौन सी भावना बढ़ाना चाहते हैं? मुझे बोलने कौन से आंदोलन की बात कर रहे हैं? आंदोलन का पढ़ रहे हैं? आंदोलन की बात को लेकर जो बात हुई वो बात अब कर रहे हैं। ये रिसेंट अंकरेज पर क्यों नहीं बोलते? ये आज की घटना पर क्यों नहीं बोलते? इस घटना पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? ये क्यों नहीं कहते? ये कोई बात हुई क्या? बोल लेने दीजिए। ये क्या? Things because इसको सदन पर चर्चा हो चुकी है इसमें। Because they show their beaming faces when the TV camera is focused on them. अध्यक्ष महोदय, इस बात पर सदन में कई बार चर्चा हो चुकी है। क्या करना चाहते हैं? यार ये तो सुनो तो सही है। अब ये तो कोई बात नहीं हुई। ये तो कोई बात नहीं हुई। ये इस तरह बड़ा लांछन लगा, इसका मजाक मत बनाइए। मेरी बात सुनो, आप मेरी बात सुनो। देखिए, ये मेरी बात सुनो। राजेंद्र जी, इस तरीके के जो सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा है, ये पहली बार नहीं कहा। गुजर आंदोलन के टाइम सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा था, अगर वो मैं पढ़ के सुनाता हूं तो क्या हाल होगा? क्या हाल होगा बताइए आपका? तो इसलिए इन बातों को छोड़िए, हर आदमी जानता है। मैं पहले ही माननीय कटारिया साहब, मैं पहले ही स्वीकार कर चुका हूं कि निश्चित तौर पर इस पूरे मामले पर हमारी पुलिस व्यवस्था तो में लचरनेस आई है। जितना उनका कर्तव्य बनता था वो कर्तव्य की पालना नहीं कर पाई, मैं पहले स्वीकार कर चुका हूं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो कुछ मैं कर रहा हूं वो भी मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन आपको भी कुछ न कुछ मेरी बात सुनना पड़ेगा। भवानी मंडी के चेयरमैन को जिसके खिलाफ 7 एनडीपीएस के केसेस थे, 5 साल तक आपने उसको गिरफ्तार नहीं होने दिया और म्युनिसिपैलिटी का काम होने दिया। ये मुझे बताएं महिला के बलात्कार के मामले, मुझे ये बताएं कि अमित शर्मा जो 302 का झालरा मार्केट में मुलजिम था, 4 साल का पेरोल अगर इस पर वसुंधरा राजे ने क्यों दिलवाया? सदस्यगण कृपया विराजें, सदन की कार्यवाही चलने दें। राजस्थान का मीडिया देख रहा है, राजस्थान की जनता देख रही है, कृपया सदन चलने दें, कृपया सदन चलने दें। महत्वपूर्ण उद्योग विभाग की, पर्यटन विभाग की मांगों पर चर्चा होनी है। मांग संख्या 33 पर्यटन के संबंध में 31 मार्च 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ₹41,82,71,71,000 तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है। प्रश्न यह है कि मांग संख्या 42 उद्योग के संबंध में 31 मार्च 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ₹77,20,79,000 तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए। जो पक्ष में वो हाँ कहें, जो विपक्ष में वो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, मांगे स्वीकार की गई। प्रश्न यह है कि मांग संख्या 47 पर्यटन के संबंध में 31 मार्च 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ₹41,89,71,000 तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे। जो पक्ष में वो हाँ कहें, जो विपक्ष में वो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, मांग स्वीकार की गई। सदन की बैठक बुधवार दिनांक 22 जुलाई 2009 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।